जय हिंद दोस्तों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो फिजिक्स की मैराथन भाग 2 से रहेगा। देखिए, मैंने फिजिक्स का जो पहला भाग है उसके अंदर लगभग जो है आधे से ज़्यादा फिजिक्स को जो है कंप्लीट करवा दिया है। अब कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, उनको अब जो है इस फिजिक्स के जो क्लास जो है इसके अंदर कंप्लीट करवाने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम जो है ग्राम सचिव या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक मैराथन क्लासेज की सीरीज लेकर चले हुए हैं, जिसके अंदर हमने जितनी भी मैराथन क्लासेज हैं वो केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, ईवीएस की, कंप्यूटर साइंस की और एक आपके जो है ग्राम सचिव रिलेटेड जो सब्जेक्ट था उसकी सभी की सभी मैराथन क्लासेज आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो आज की जो मैराथन क्लास है उसके अंदर जो है अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो फिजिक्स का बनता है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपका लाइट है, लाइट के बाद आपका साउंड है, साउंड के बाद आपका जो आता है वो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं, साथ के साथ आपके जो है थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस या एमसीक्यू क्वेश्चन करने का कोई भी हरियाणा के अंदर मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन अड़जने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। आपको थ्योरेटिकल पढ़ना होगा, अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, उसके अलावा एक वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, ये जो चैप्टर है आपका वो बचा हुआ है। इन सभी चैप्टर्स को जो है अपन डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। ठीक है, कल मैं आपको बता देता हूं, कल वाली जो क्लास थी आपने नहीं देखी है तो वो देख लेना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में सभी के सभी क्लासों को जो है लिंक कर दूंगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, कल की क्लास के हमने जो है यूनिट एंड मेजरमेंट की थी, यूनिट की थी। उसके बाद अपन ने सभी फोर्स किए थे, टाइप्स ऑफ फोर्सेज किए थे। उसके बाद हमने जो है इस क्लास के अंदर मोशन किए थे, टाइप्स ऑफ मोशन किए थे, जितने भी न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन भी किए थे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी की थी। प्रॉपर्टी मैटर जैसे सरफेस टेंशन क्या है, विस्कोसिटी क्या है, फ्लोटिंग क्या है, ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइट एंड साउंड से स्टार्ट होगा। तो उससे पहले मैं आपको एक मतलब छोटी बात बता देता हूं, ये दोनों चैप्टरों का निर्माण जो है वेव से हुआ है। किससे? वो भी वेव से। तो सबसे पहले वेव को जानते हो, वेव होता क्या है। ठीक है, वहीं से आपकी जो है सारा का सारा फंडामेंटल चलेगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं बात करता हूं वेव, तरंग, वेव, तरंग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वेव क्या है, तरंग क्या है। भी तरंग एक डिस्टरबेंस है, एक मतलब डिस्टरबेंस है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली क्या कहलाती है? भी आपकी तरंग कहलाती है, वेव कहलाती है। ठीक है, ऊर्जा का ट्रांसफर करने वाले, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली तरंग कहलाती है। अब क्वेश्चन तरंग से जो आते हैं वो है कि तरंग जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो तरंग जो है आपकी वेव जो है वो दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार में कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव, और एक होती है आपकी मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, जिनको अपन क्या कहते हैं? भी मैकेनिकल को आप यांत्रिक कह सकते हो। क्या कह सकते हो? भी यांत्रिक तरंग जो है वो कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ये वेव होती क्या है, इनको मतलब देखिए, तरंग जो है, तरंग के बारे में बताता हूँ। ये एक डिस्टरबेंस है जो किसी न किसी सहारे से चलता है या फिर बिना सहारे से भी चल सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग जो है एक जवान तरंग है, ऐसे मान सकते हो। इनको चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वे तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती हैं। जिनकी माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, उनको क्या कहते हैं? भी उनको अपन मैकेनिकल वेव जो है वो कहते हैं। माध्यम से मतलब है ठोस, द्रव और गैस से। किससे? भी ठोस, द्रव व गैस, ये जो है आपके माध्यम होते हैं, इनके थ्रू ट्रेवल करती हैं, वो क्या कहलाती है? भी मैकेनिकल वेव कहलाती हैं। और जो निर्वात के अंदर, निर्वात का मतलब होता है जो कोई भी माध्यम नहीं हो, वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करें, उनको क्या कहते हैं? भी उनको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये बिल्कुल जवान तरंगे हैं, ये किसी भी प्रकार के सहारे की जो है इनको जरूरत नहीं होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी आपको इंग्लिश नेम दिखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो भी जितनी भी इंग्लिश नेम है, इंग्लिश नेम का मतलब, इंग्लिश नेम से मतलब है भी आपकी जितने भी, जैसे रेडियो वेव, एक्सरे, यूवी रे, अल्ट्रा
वायलेट रे, ठीक है। और आपकी जितनी भी रे हैं सारी की सारी अल्फा बीटा गामा रे, गामा रे है, अल्फा और बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, ये बात याद रखना। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो आपसे पूछेगा कि अल्फा और बीटा ऑप्शन में मिलेगा, तो वो आपकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, केवल गामा रे ही जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रेडियो वेव, यूवी रे, एक्सरे और गामा रे, ये सभी जो रे हैं वो आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। इनको सॉरी भाई, ये जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैकेनिकल वेव कहते हैं, और ये जो होती हैं वो नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं। नॉन मैकेनिकल मतलब अयांत्रिक तरंग होती हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैकेनिकल होती हैं, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखना भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नॉन मैकेनिकल वेव के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि नॉन मैकेनिकल वेव दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव, कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव, जिनको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, क्या कहते हैं भी, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल, जिसको अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। दो प्रकार की वेव होती हैं, कौन सी भी, नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंगे। अब देखना यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो दो ही जगह पर ट्रेवल कर सकती हैं, या तो आपके ठोस में ट्रेवल करेंगी या फिर द्रव की सतह पर केवल दो ही जगह पर ट्रेवल करेंगी, आपकी अनुप्रस्थ तरंग, नहीं तो गैस में करेंगी, नहीं ही द्रव के अंदर करेंगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो वेव जो द्रव के अंदर ट्रेवल नहीं करती या फिर गैस में ट्रेवल नहीं करती, वो क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप पानी के अंदर किसी पत्थर को फेंकते हो, तो जैसे ही पत्थर फेंकोगे तो उसके चारों ओर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, उसको ही अपन क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है। तो पानी के अंदर पत्थर फेंकने पर, पानी में पत्थर डालने पर जो वेव उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। और दूसरी वेव कौन सी होती है, जैसे कि कोई लड़की है या फिर लड़का है, किसी रस्सी को ऐसे ऐसे घुमाता है, तो वो ऐसे जो वेव ऐसे चलती है ना, ऐसे इसको कहते हैं साइनोसॉइडल। जो साइनोसॉइडल तरीके से चलता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कहते हैं। तो रस्सी का घुमाना भी आपका किस प्रकार की वेव का उदाहरण होगा, भी आपकी ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं आपकी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सी होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सी होती हैं, वो वेव जिनको चलने के लिए ठोस, द्रव, गैस किसी में भी चल सकती हैं, तीनों अवस्थाओं में चल सकती हैं, उनको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब अलोंग विद, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, ऐसे चलती हैं। ये वेव ऐसे चलती हैं, जो आपकी अनुप्रस्थ है वो ऐसे चलती है, साइनोसॉइडल में चलती हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल जो अलोंग विद चलती हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, उनको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो बार बार पूछा जाता है, ध्वनि जो है एक साउंड जो है, एक क्या है भी, साउंड एक जो है आपकी अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी तरंग है भी, अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल तरंग है, ठीक है। ये ट्रेवल करती है आपके कैसे भी पैरेलल टू ईच अदर, तो ये जो होती है लॉन्गिट्यूडिनल होती है। ये जो थी आपकी टाइप्स ऑफ वेव थी। अब देखिए एक क्वेश्चन आता भी, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश मैंने यहां पर डाल दिया प्रकाश, लाइट, ठीक है। तो लाइट किस प्रकार की तरंग है आपसे पूछा जाता है। तो एक बात याद रखना, लाइट जो है आपकी मैकेनिकल भी है और नॉन मैकेनिकल भी है, मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है और आपकी नॉन मैकेनिकल भी है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखिए जब वो सूर्य से, लाइट पर जो होता है, जब सूर्य से निकल के आता है तब निर्वात होता है, तो भी वो ट्रेवल करती है, तो आपकी किस प्रकार की होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसे ही वायुमंडल में आती है, वो गैस के थ्रू ट्रेवल करती है, वायु के थ्रू ट्रेवल करती है, तो वो कैसी हो जाएगी भी, लॉन्गिट्यूडिनल। तो इस प्रकार प्रकाश जो है दोनों का उदाहरण होता है, लेकिन कई बुक्स में जो है केवल प्रकाश को कैसी तरंग माना गया, भी अनुदैर्घ्य तरंग माना गया है, लेकिन ये गलत है। आप प्रकाश को दोनों प्रकार की तरंग में काउंट कर सकते हो, ये बात मैंने आपको बताई है। क्लियर भी। तो उसके अंदर मैंने ये इसलिए करवाया क्योंकि ये दोनों जो हैं आपको आने वाली हैं। ध्वनि क्या है, प्रकाश क्या है, किस प्रकार की फेनोमेना प्रदर्शित करती हैं, इन दोनों चैप्टर को अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। यहीं से आपके जो है न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं, एक मतलब अच्छे लेवल से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल की भी सीरीज लेके आऊँगा मैं,
जितने भी इंपॉर्टेंट लॉ हैं, इंपॉर्टेंट लॉ का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जो है उनको भी लेके आऊँगा। स्टार्ट करते भी अपन साउंड से स्टार्ट करते हैं। पहले साउंड को कर लेते हैं। साउंड एक अनुदैर्घ्य तरंग है, आपको पता चल ही गया होगा साउंड एक कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है साउंड, ठीक है। तो अब साउंड से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। क्या होता है साउंड, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वही साउंड है, जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको आवाज़ सुनाई दे रही है वो क्या भी साउंड है। और साउंड किसी न किसी माध्यम के थ्रू चलता है, किसी न किसी माध्यम के थ्रू चलता है। अब देखिए साउंड कहीं पर तो तेज सुनाई देता, कहीं पर क्या सुनाई देता, भी मंदा सुनाई देता है। तो माध्यम जो होता है, साउंड जो ट्रेवल करता है, उसकी जो स्पीड जो होती है वो साउंड की, वो माध्यम पर डिपेंड करती है भी किस माध्यम में साउंड की स्पीड क्या होगी। तो साउंड से स्टार्ट करते हैं भी। साउंड आज का टॉपिक है भी आपका साउंड, ध्वनि। ध्वनि तो मैंने आपको बता ही दिया, ये एक तरंग है। यह क्या है भी, एक तरंग है जो लॉन्गिट्यूडिनल होती है, मतलब अनुदैर्घ्य तरंग है। ये कैसी तरंग है भी, अनुदैर्घ्य तरंग है जो तीनों माध्यम से प्रवेश करती है। किससे भी, ठोस से भी करती है, द्रव में भी करती है और गैस में भी करती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में करती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की गति, ध्वनि की गति जो है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, सबसे ज्यादा या सबसे तेज किस में ट्रेवल करती है, तो वो जो है आपके ठोस में ट्रेवल करती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, उसी के अंदर साउंड जो है ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो साउंड जो है सबसे ज्यादा ठोस, उसके बाद गैस, सॉरी द्रव, उसके बाद गैस, और साउंड जो है वो निर्वात में ट्रेवल नहीं करता है। ये बात याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी कमरे को बंद कर दिया जाए, उसका जो एटमॉस्फेरिक वैल्यू जो उसको जीरो कर दिया जाए, मतलब उसको क्या करवा दिया जाए, निर्वात बना दिया जाए, तो आवाज सुनेगी या नहीं सुनेगी, तो आवाज नहीं सुनेगी, क्योंकि साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ठोस, द्रव या गैस, इन माध्यमों की जरूरत होती है। लेकिन निर्वात क्या होता, भी निर्वात होता वैक्यूम, जहां पर कुछ भी चीज मौजूद नहीं है वहां पर साउंड सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये होता साउंड का। अब देखिए साउंड के रिस्पेक्ट में दो चीज होती हैं। बायोलॉजी अपना तर्क देती है कि साउंड जो है ये वोकल कॉर्ड होता है, यहाँ पर ये जिसको लैरिक्स बोलते हो, इससे साउंड आती है। लेकिन फिजिक्स कहती है कि, फिजिक्स ये कहती है कि साउंड जो है वो वेव के थ्रू जाती है। दोनों अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। देखिए बोलता ये है बिल्कुल ठीक है, लेकिन साउंड आगे तक जाने के लिए, दूसरे व्यक्ति तक सुनाई देने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यमों की जरूरत पड़ती है। तो ये अपनी अपनी जगह पे दोनों की दोनों बातें ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्पीड ऑफ साउंड। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो स्पीड ऑफ साउंड जो है उसकी यूनिट क्या है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था और सभी बच्चे क्या किया है, पहला ही ऑप्शन डेसिबल दे रखा था और बच्चों ने ना वन लाइनर क्वेश्चन रट रखे थे और वो गलत कर आए थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्पीड ऑफ साउंड किसी भी मतलब साउंड की जो गति है वो किस में मापी जाती है, भी मीटर पर सेकंड में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, भी मीटर पर सेकंड में मापी जाती है। तो याद रखना, इसको गलत मत करके आना, नहीं तो दोबारा गलत हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि किस में सबसे ज्यादा जो होती है स्पीड होती है, तो भी ठोस में सबसे ज्यादा स्पीड होती है। लेकिन क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ठोस में भी किस पदार्थ में स्पीड जो होती है साउंड की वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। गैस में कितनी होती है, ये कितनी होती है, मैं सभी के बारे में बातें बताऊंगा। देखिए लगभग 5000 मीटर पर सेकंड की प्लस 5000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार होती है लगभग ठोसों के अंदर। लगभग 1500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार होती है भी आपके किन के अंदर, भी द्रवों के अंदर, ठीक है। लगभग 500 से नीचे, 500 मीटर पर सेकंड से नीचे ज्यादा नहीं भी नीचे आपकी स्पीड होती है भी गैसों के अंदर, ठीक है। किसकी भी स्पीड ऑफ साउंड किन में भी, अलग अलग पदार्थों में। अब देखिए ये 5000 प्लस है, ये 1500 के करीब है, ये 500 से नीचे है, इतनी स्पीड होती है। लेकिन एग्जाम में कई बार क्या आ जाता है कि भी ऐसे दे देता है कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा जो है साउंड की जो गति है वो किसके अंदर होती है। देखिए मैंने आपको बताया साउंड ऑफ गति, जो स्पीड जो है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, भी घनत्व के ऊपर निर्भर करती है। घनत्व होती है भी डेंसिटी, क्या होती है भी, डेंसिटी पर निर्भर करती है, डेंसिटी पर निर्भर करती है, घनत्व पर। अब आप कहोगे सर आपने कह तो दिया घनत्व पर निर्भर करती है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सबसे तेज जो गति है वो हीरे में होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, भी हीरे का होता है, डायमंड का होता है। तो मैं कहूंगा भाई बिल्कुल स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो मैक्सिमम किस में होती है, भी आपके हीरे में होती है। ये बात याद रखना। हाँ कभी भी क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना तो वो धातु से पूछा जाता है कि किस धातु में सबसे ज्यादा जो है किसकी गति होती है, भी अपनी स्पीड ध्वनि की गति होती है। अगर कभी हीरा दे दे तो सबसे ज्यादा जो गति है वो किस में होती है, भी हीरे में होती है। लगभग 10,000 जो होता है मीटर पर सेकंड से प्लस जो होती है आपकी हीरे के अंदर जो होती है गति होती है। लेकिन हीरे में नहीं पूछा जाता, क्योंकि हीरा किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, सोनोरस नहीं होता है।
क्वेश्चन पूछा जाता भी मेटल से कि सबसे ज्यादा कौन सी मेटल, सबसे ज्यादा कौन सी मेटल। देखिए हीरे के बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी इससे ज्यादा, मतलब हीरे के बाद ग्रेफाइट ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्पीड होती है हीरा फिर ग्रेफाइट। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से ठोस में सबसे ज्यादा गति किस में होती है, तो याद रखना ठोस में सबसे ज्यादा गति एल्यूमिनियम में होती है। इस्पात में मत करना, स्टील में मत करना, क्योंकि स्टील दूसरे नंबर पे आती है। स्टील इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि वहां पर ऑप्शन में हीरा नहीं होता है। लगभग 6420 मीटर पर सेकंड के करीब जो होती है इसकी स्पीड होती है एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब कई जगह पे इसको ना थोड़ा अलग वैल्यू भी मिल सकती है, 6420, 6435, ठीक है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं रूम टेम्परेचर की। रूम टेम्परेचर होता भी 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कहलाता है, जहां पर न ही तो सर्दी है न ही गर्मी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एल्यूमिनियम जो होता है वो 6420 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, ध्वनि की गति होती है। दूसरे नंबर पे वैसे तो क्वार्ट्ज जो होता वो होता है, लेकिन मैं बात करता हूं स्टील की, इस्पात की। स्टील इस्पात, इस्पात के अंदर जो है वो लगभग 5960 मीटर पर सेकंड की जो है वो रफ्तार होती है। उसके बाद मैं बात करता हूं लोहा, लोहा होता भी आपका आयरन, आयरन के अंदर 5940 मीटर पर सेकंड की रफ्तार होती है, ठीक है। तो ये तीन मेटल हैं जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि स्पीड कितनी होती है और किस में कितनी होती है, ये पूछी जाती है। अब देखना भाई द्रव में सबसे ज्यादा स्पीड किस में होती है। देखिए एक बार कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि समुद्र का पानी और सिंपल पानी, इनमें किस में जो है ध्वनि की गति ज्यादा होगी, तो याद रखना समुद्र की पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए गति भी क्या होगी, भी ज्यादा होगी। लगभग कुछ में 1400, कुछ 1500, ऐसे लगभग नियर बाई आप ऑप्शन कर सकते हो। क्या होता है, अगर कई बार क्या होता है एग्जामिनर ना चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे देता है, स्पीड दे देता है, तो आप याद रखना जब आप ऑप्शन को देखोगे ना, अगर ये वैल्यूज भी आपको पता है ना, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को कलेक्ट कर दोगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं भी गैस के अंदर। गैस में कभी भी क्वेश्चन आता ना तो एयर से आता है, एयर का मतलब होता है हवा, हवा से क्वेश्चन आता है कि हवा में जो है ध्वनि की गति कितनी होती है, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो मैं आपको बता देता हूं हवा में ध्वनि की गति से क्वेश्चन आता है तो एक बात याद रखना भाई, देखिए कंफ्यूज मत होना। क्या होता है जब कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा 332 मीटर पर सेकंड जो होती है हवा में जो है किसकी भी ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकंड। देखिए ये जो होती है वो एट द 0 डिग्री सेल्सियस होती है। कितने पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है ये स्पीड। लेकिन कई बार क्या पूछ देता है कि ध्वनि की हवा में गति रूम टेम्परेचर पर कितनी होती है, तो रूम टेम्परेचर का मतलब होता है भाई 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर भाई, 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। इस टाइम पर 347 मीटर पर सेकंड इतनी जो है स्पीड होती है। वैसे कई जगह पे 331 मीटर पर सेकंड पाएगा और कई जगह पे 346 मीटर पर सेकंड पाएगा। ये दोनों वैल्यू ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर है और 25 डिग्री सेल्सियस पर 347 पे। जब इन दोनों को मैं पेयर करूंगा, इन दोनों का गैप कितना भी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का गैप है। इन दोनों का गैप जब मैं पाऊंगा तो ये 15 मीटर पर सेकंड का गैप मिलेगा मेरे को। 1 डिग्री सेल्सियस जब मैं निकालूंगा तो 15/25 आ जाएगा। जब मैं इसको काटूंगा 25 5 इस पे काटूंगा तो 0.6 मीटर पर सेकंड आएगा। मतलब क्या हुआ वो समझना, देखना भाई। देखिए मैंने ये कहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि की गति कितनी बढ़ती है, 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। बस ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, मैं फिर बता रहा हूं। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर 0.6 मीटर पर सेकंड जो होती है ध्वनि की गति बढ़ती है। और ये मैंने यहां पर आपको निकाल के दिखाया कैसे बढ़ती है कैसे नहीं बढ़ती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या तभी तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की गति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की गति भी क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है दाब बढ़ाने पर। देखिए वैसे तो अपन नॉर्मली क्या करते हैं, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कहने का मतलब आपस में उल्टे होते हैं। तापमान बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा भी, घटेगा। लेकिन इस केस में दाब बढ़ाने पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, दाब बढ़ाने पर ध्वनि की गति क्या होगी, बढ़ेगी। दोनों केसों में जो है ध्वनि की गति क्या होगी भी, बढ़ेगी। ये बात आप याद रखना। उसके बाद एक आता भी आर्द्रता बढ़ने पर। आर्द्रता क्या होती है, ह्यूमिडिटी।
आर्द्रता। आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ने पर, मतलब बारिश के मौसम में, बारिश के बाद क्या होता है, आर्द्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में जो है पानी के कण जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं भी, ज्यादा हो जाते हैं। तो आर्द्रता बढ़ने पर क्या होगा, तो आर्द्रता बढ़ने पर भी क्या होगा भी, आपकी ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। आप देखना कभी भी बारिश के मौसम के बाद हमेशा आवाज बिल्कुल क्लियर और तेज सुनाई देती है। क्यों देती है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की गति क्या हो जाती है भी, बढ़ जाती है। ध्वनि की गति क्या हो जाती है भी, बढ़ जाती है। तो ये थे अभी आपका ध्वनि से साउंड का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, स्पीड ऑफ साउंड किस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। उसके बाद में देखिए ध्वनि को मैं एक बार है ना, साउंड जो होता है आपका, उसको एक बार वेव के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यहां पर आपको 3-4 वैल्यूज का पता चलेगा, उनके बारे में जानना जरूरी है। देखिए भाई, ये आप सभी को पता, कोई भी वेव ऐसे चलती है, ये आपकी वेव है, ठीक है। तो वेव जो है इसके अंदर ये क्रस्ट होता है, ये ट्रफ होता है। क्रस्ट टू ट्रफ जो होती है कोई भी वेव चलती है, साउंड है ये मान के चलो। आप कभी फोन में कभी आवाज को डालना तो आवाज ऐसे ऐसे चलेगी, ऊपर नीचे ऐसे होगी, ठीक है। तो ये जो होती है ये वेव होती है। इसके अंदर ये क्या होता है भाई, जब ये क्रस्ट किसी क्रस्ट या ट्रफ का उठना जो होता है, इसको बोलते हैं भी एम्पलीट्यूड ए। इसको क्या बोलते हैं भी, एम्पलीट्यूड ए। ये याद रखना भी, ये टर्म्स आएंगी। एम्पलीट्यूड ए होता है किसी भी एक ट्रफ या क्रस्ट का उठना, क्या कहलाता है भी, एम्पलीट्यूड कहलाता है। उसके बाद भी किसी भी ट्रफ या क्रस्ट के बीच की दूरी, कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, या फिर यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की ये जो दूरी होती है, ट्रफ टू क्रस्ट के बीच की दूरी जो होती है वो लैम्डा का मतलब होता है वेव लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है भी, वेव लेंथ कहलाती है। किसी भी क्रस्ट टू ट्रफ के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है भी, वेव लेंथ कहलाती है। उसके बाद सुनना भी, उसके बाद जो वेवलेंथ है, ये जो क्रव जो है, ये मल्टीपल ऑफ क्रव, ये जो मल्टीपल ऑफ क्रव जो होते हैं वो एन या फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भी, फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है भी आवर्ती, ये आवर्ती कहलाते हैं। वेवलेंथ का मतलब होता है भी तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो ये तीन चीजें, तीनों की तीनों बातें जो है आपको बार बार कंफ्यूज करेंगे। एक वेलोसिटी v होती है, ये n फ्रीक्वेंसी, v वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है भी, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। आप ये देखना, अगर मैं इस वेवलेंथ को कम कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, तो क्या हुआ, इस टाइम पे वेवलेंथ घट गई। वेवलेंथ क्या होगी, घट गई। ये इतनी थी, ये इतनी रहेगी। वेवलेंथ घटी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी भी, बढ़ेगी। वेवलेंथ बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भी, अपनी आपकी जो है घट जाएगी। तो यहां से 2-4 क्वेश्चन आएंगे, वो देख लेते हैं। आवाज का मोटा होना, आवाज का पतला होना, आवाज का मतलब जो है जितनी भी जो कार्य है, आवाज का तेज सुनाई देना, ठीक है। अब इन सभी बातों पर अपन बात करते हैं, अमल करते हैं, ठीक है। अब देखना भी, कोई भी आवाज, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं तेज सुनाई देना। आवाज का तेज सुनाई देना किस पर निर्भर करता है, देखिए। आवाज का तेज सुनाई देना, तेज या मंदा सुनाई देना, तेज या मंद सुनाई देना, ठीक है। देखिए, किसी भी आवाज का तेज या मंदा सुनाई देना उसके एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। ये जो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा जाएगा, उतनी ही आवाज क्या सुनाई देगी भी, तेज सुनाई देगी। फिर मैं कहता हूं, एम्पलीट्यूड जितना भी ज्यादा जाएगा उतनी ही आवाज क्या होगी भी, तेज सुनाई देगी। ये एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, जितना ऊंचा जाएगा उतनी ही आवाज क्या होगी भी, तेज सुनाई देगी, ठीक है। अब सुनना मेरी बात भी, ये एम्पलीट्यूड होता क्या है, तो एम्पलीट्यूड देखिए, आप कभी भी किसी मोबाइल फोन में या किसी में रिकॉर्डिंग करके देखना, जब आप बोलोगे तो कोई ना कोई एक जो है आपकी वेव ऐसे उठेगी। वो उठना तेज हो गई तो उठेगी, मंदे हो गए तो आप क्या होगी भी, नीचे जाएगी, ठीक है। उसी को अपन क्या कहते हैं भी, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो तेज या ध्वनि का तेज या ध्वनि, ये ध्वनि आवाज का मतलब ध्वनि तो है, ध्वनि का तेज या मंदा सुनाई देना किस पर निर्भर करता है भी, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। अब देखिए, इसको कहते क्या हम, इसको मापते किस में, ध्वनि को तेज या मंदा सुनाई देना किस में मापते भी, डेसीबल में मापते हैं। किसमें मापते हैं भी, डेसीबल में मापते हैं। किसमें मापते हैं भी, डेसीबल। आवाज भी तेज है या मंदी है, इसको अपन डेसीबल में मापते हैं। क्या मापते हैं भी, डेसीबल में। तो मैंने क्या कहा था, पिछली बार आपसे कहा था कि ध्वनि की गति को किसमें मापते हैं, मीटर पर सेकंड में मापते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ध्वनि का तेज या मंदे को किसमें मापते हैं, तो डेसीबल में मापते हैं। ये बात आप याद रखना, डीबी में मापते हैं ध्वनि का तेज या मंदा सुनाई देना, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, कितनी ध्वनि तेज होती है, कितनी ध्वनि मंदी होती है, कितनी डेसिबल की ध्वनि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कितनी डेसिबल की ध्वनि जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखिए,
40 से 45, 40-45 डिब्बी की ध्वनि जो होती है वो नॉर्मल बातचीत की ध्वनि होती है, नॉर्मल बातचीत की ध्वनि होती है। अकॉर्डिंग टू WHO 75+ की ध्वनि, 75+ डिब्बी की ध्वनि जो है मनुष्य के लिए क्या हो जाती है भी हानिकारक होने लग जाती है, क्या हो जाती है भी हानिकारक हो जाती है। 75+ डिब्बी की ध्वनि जो है मनुष्य के लिए क्या होती है भी हानिकारक होती है। उसके बाद भी 150+ की ध्वनि, 150+ की ध्वनि व्यक्ति की मृत्यु कर सकती है, क्या कर सकती है भी व्यक्ति की मृत्यु कर सकती है 150 डिब्बी की ध्वनि। 120+ की ध्वनि जो है ना, 120+ डिब्बी की ध्वनि जो है व्यक्ति के कानों से खून ले आ सकती है और व्यक्ति को पागल बना सकती है। ये होती है भी ध्वनि का फंडा। और क्या होता है भी, और सुनना, जो आपकी नॉर्मल बातचीत की, ये तो नॉर्मल बातचीत की मतलब तेज बातचीत होगी। नॉर्मल बातचीत की जो ध्वनि जो होती है वो 30 से 35 डिब्बी की होती है। कितनी होती है भी 30। ये तो नॉर्मल ध्वनि है भी, नॉर्मल ध्वनि है, इससे आपको हानि नहीं पहुंचेगी। तेज बातचीत की मंदी मतलब धीरे धीरे जो बातचीत जो होती है उसको 30 से 35 होते। एक आता भी कानाफूसी, कानाफूसी का मतलब बिल्कुल मतलब चुगली कहते हैं जिसको। चुगली करने की जो ध्वनि जो होती है वो 15 से 20 डिब्बी की होती है। कितनी होती है भी 15 से 20 डिब्बी की होती है। अब आप कहोगे सर सभी ध्वनियां जो हैं हमारे को बता के दिखाओ, कौन कौन सी ध्वनि कितनी कितनी होती है। देखिए मैं बताता हूँ। ये 150+ की ध्वनि किसमें पाएगी, तो ये जेट विमान जो उड़ते हैं ना, जेट विमान जो होते हैं, लड़ाकू विमान जो होते हैं, उनकी ध्वनि जो होती है, या मिसाइल वगैरह जो जाते हैं, रॉकेट वगैरह जो छोड़े जाते हैं, उनकी ध्वनि कितनी होती है भाई 150+ की होती है। ठीक है। उसके बाद हानिकारक ध्वनि 75+ ध्वनि जो आप डीजे विजे सुनते हो ना, डीजे वगैरह बजते हैं, वो लगभग 80 से 90 डिब्बी के होते हैं। ये भी आपके लिए क्या होती है भी हानिकारक होती है। ठीक है। उसके बाद 40 से 50 जो होती है ये नॉर्मल होती है, ज्यादा हानिकारक नहीं है, नॉर्मल ध्वनि है, नॉर्मल बातचीत की कहो या नॉर्मल ध्वनि है। तो ये 50 के करीब जो है आपके ट्रैक्टर की ध्वनि होती है, ये बात याद रखना। तो ये ध्वनियां जो होती हैं, जितनी भी ध्वनियां होती हैं उनके बारे में बताया। ये 15 से 20 जो होती है वो आपको पता ही होगा। पता नहीं लोग कितने मंदे मंदे भी बात कर लेते हैं, बिल्कुल जो होते हैं सर्दियों में तो बिल्कुल पास भी बात नहीं सुनाई दे ऐसी बात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो जो ध्वनि जो होती है वो क्या होती है, बिल्कुल ही धीरे धीरे बात करना। 10 डिब्बी की भी कर सकते हैं। लोगों के पास क्वालिटी होती है। ठीक है, बहुत से मतलब बच्चों के पास भी क्वालिटी मिलेगी ये। ठीक है, तो ये जो होती है बहुत ही कम ध्वनि में, मतलब अपने आस भी मतलब बिल्कुल पास भी कोई बच्चा मतलब खड़ा है तो उसको भी नहीं सुनाई देगी। ये होती है भी 15 से 20 डिब्बी की ध्वनि। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये ध्वनि का तेज या मंदा सुनाई देना। उसके बाद भी एक होता भी शोर क्या होता है, शोर, नॉइस। शोर, कई बार नॉइस से भी क्वेश्चन आ जाता है। नॉइस होता क्या है, देखिए ये तो भी आवाज होगी सुनाई देना तेज या मंदी। शोर क्या होगा भी, शोर जब होगा जब एक व्यक्ति बोले, फिर दूसरा बोले, फिर तीसरा बोले, फिर चौथा बोले, मतलब 10-12 व्यक्ति एक साथ बोलने लगे तो उसको क्या कहेंगे अपन, शोर कहेंगे। तो शोर रियल में फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे शोर किसके ऊपर निर्भर करता है, तो डिस्टर्बेंस इन एम्पलीट्यूड। ये जो एम्पलीट्यूड उठ रहा था ना, ये एम्पलीट्यूड उठ रहा था, इसके अंदर जैसे एक बार उठा, कोई दूसरी ध्वनि आ गई, नीचे दबा दिया, फिर उठा, फिर तीसरी ध्वनि आ गई, फिर नीचे, मतलब इस एम्पलीट्यूड का ऐसे हो जाना। ठीक है, मतलब डिस्टर्बेंस इन एम्पलीट्यूड में बाधा, डिस्टर्बेंस जो है वो आपकी क्या कहलाती है भी, आपकी क्या कहलाता है भी, शोर कहलाता है। क्लियर भी। तो ये शोर नॉइस इससे रिलेटेड आपका कंसेप्ट हो गया होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किसके ऊपर भाई, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, देखना भाई। फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। देखिए भाई, किसी भी ध्वनि की जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना, किसी भी ध्वनि की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी ही ज़्यादा जो होती है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी भी, पेनिट्रेटिंग पावर होती है भी, भेदन क्षमता, किसी भी चीज़ को भेदने की क्षमता जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। ठीक है। अब देखिए, कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल अपने कानों तक ही नहीं आएंगी। ठीक है, ऐसी ध्वनियाँ भी होती हैं जो अपने कानों तक भी नहीं आएंगी। ऐसी ध्वनियाँ भी होती हैं जो अपने कानों के अंदर आ जाएंगी। ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जो अपने कानों को पार कर जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी ध्वनि उनको कहते हैं आवर्ती के आधार पर ध्वनि। आवर्ती के आधार पर ध्वनि, देखिए फ्रीक्वेंसी, आवर्ती के आधार पर ध्वनि, आधार के आधार पर ध्वनि, इसको और देख लेते हैं। आवर्ती के आधार पर ध्वनि, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, वेवलेंथ जो होती है इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। कोई भी एक लेंथ है उसकी यूनिट क्या होती है भी, मीटर होती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो उसकी यूनिट जो होती है हर्ट्ज जो होती है, क्या होती है भी, HZ हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब देखना, आवर्ती के आधार पर ध्वनि,
देखिए कुछ इतनी कम आवृत्ति की ध्वनियां होती हैं जो अपने कानों तक ही नहीं पहुंच पाएंगी। उन ध्वनियों को क्या कहते हैं, देखना भी, सुनना मेरी बात। वो ध्वनियां होती है 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि, 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि क्या होगी, कानों तक नहीं पहुंच पाएंगी, कानों तक नहीं पहुंच पाएंगी, नहीं पहुंच पाएंगी, पहुंच पाएंगी। इस कानों सुनाई नहीं देंगी, ना सुनाई नहीं देंगी भी, सुनाई नहीं देंगी। ऐसी ध्वनियां जो अपने कानों तक ही नहीं पहुंच पाए, ऐसी कौन सी ध्वनियां? आप कहोगे सर ऐसी कौन सी ध्वनि जो कानों तक ही नहीं पहुंच पाएगी? और फिर क्वेश्चन आपके मन में उठेगा कि फिर सर इनको सुनता कौन है? तो देखिए ऐसी ध्वनि भी भूकंप, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो भूकंप आता है तो वो कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है? तो वो कौन सी ध्वनि करता है? 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि उत्पन्न करता है। इसको बोलते हैं भी इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं भी? इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक होती है भी मतलब अवसर्वे। इस ध्वनि को क्या बोलते हैं भी? इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, या मतलब अवसर्वे, जिसको अपन सुन ना सके। ठीक है, तो इंफ्रासोनिक साउंड जो होती है वो कौन सी होती है भी? भूकंप की। तो आपसे क्वेश्चन पूछे भूकंप की जो ध्वनि जो होती है वो कितनी आवृत्ति की होती है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की होती है, और इसको कहते हैं क्या है? इंफ्रासोनिक की साउंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हाथी चलता है, हाथी चलता है तो जब जो आपकी आवाज आती है वो भी कौन सी होती है? इंफ्रासोनिक होती है, आपको सुनाई नहीं देगी। और आप कर सकते हो साउथ के जो एक्टर चलते हैं ना, तो आवाज आती है दम दम दम, मतलब वो वाली आवाज जो अपन को सुनाई नहीं देती है। मजाक की बात है, साउथ के एक्टर मतलब कोई भी मूवी वगैरह में सुनाई देती है, आपको पता होगा। तो ये जो ध्वनि होती है इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से कम होती है। और इस ध्वनि को सुन कौन सकता है? तो इस ध्वनि को कुत्ता बिल्ली सुन सकते हैं। क्या सुन सकते हैं भी? कुत्ता बिल्ली सुन सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो मतलब गाँव में कहते हैं कि कुत्ता रो रहा है, बिल्ली रो रही है, तो ये मतलब अपशकुन है। ठीक है, लेकिन साइंस ये मानती है कि कुत्ता और बिल्ली अगर मतलब रो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है, उनको कोई ना कोई साउंड सुन रही है, क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड को सुन लेते हैं, कुछ ना कुछ होने वाला है, इसलिए कुत्ता और बिल्ली कुछ कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग गणनाएं हैं, वो अपनी अपनी गणनाएं हैं। तो ये 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि देखना, कुत्ते को देखना थोड़ा हल्की मतलब बुआरी को भी ऐसे कर देना, कुत्ते के कान क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। तो ये जो है 20 हर्ट्ज से भी कम की ध्वनि को क्या कर सकते हैं भी? सुन सकते हैं। उसके बाद सुनना भाई, उसके बाद ध्वनि होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि, 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि। ये जो ध्वनि होती है इसको बोलते हैं भी सर्वे ध्वनि। सर्वे ध्वनि का तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ऑडिबल साउंड जिसको अपन सुन सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को क्या कहते हैं? ऑडिबल कहते हैं, जिसको अपन सुन सकते हैं। उसके बाद भी तीसरा भी 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि जो होती है उसको क्या कहते हैं? देखिए सुनना मेरी बात, सुन इस भी ध्वनि को नहीं सकते अपन, सुन इस आवृत्ति की ध्वनि को भी नहीं सकते हम। क्यों नहीं सुन सकते भाई? क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज्यादा हो जाएगी, इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि अपने कानों से आर पार हो जाएगी। क्योंकि सुनना मेरी बात कि अपने को भी किसी भी व्यक्ति को आवाज सुनाई देने के लिए कानों में उस ध्वनि का 1/10 सेकंड मतलब 0.1 सेकंड ठहरना जरूरी है। ये बात याद रखना भी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कानों को स्पष्ट सुनाई देने के लिए कितनी देर तक ठहरना कानों में ध्वनि का जरूरी है? तो 0.1 मतलब 1/10 सेकंड ही जरूरी है। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की, वो कानों में ठहरेगी ही नहीं, तो अपने को सुनाई नहीं देगी, आर पार कर जाएगी। जितनी भी नेटवर्किंग होती है, जितनी भी नेट वेट जितनी भी यूज किए जाते हो, आप नेट यूज कर रहे हो, इन सभी में कौन सी यूज की जाती है? 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि यूज की जाती है। इसको बोलते भी अल्ट्रा सोनिक साउंड बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक मतलब अपसर्वे सुनाई ये भी नहीं देगी। ये क्यों नहीं सुनाई देगी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये क्या कर देगी, ये पार कर जाएगी कानों में, 1/10 सेकंड रुक ही नहीं पाएगी, इसलिए ये सुनाई नहीं देगी। इसको बोलते हैं भी प्रासर्वे। क्या बोलते हैं भी? प्रासर्वे ध्वनि। इस ध्वनि का यूज बहुत जगह किया जाता है। अब देखिए इस ध्वनि का यूज कहाँ पर किया जाता है मैं बताता हूँ आपको। इस ध्वनि का यूज देखिए सबसे पहले तो नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। नेटवर्किंग में ये जितनी भी आपके मतलब रेंज वगैरह जो होती हैं वो सभी किससे बनाई जाती हैं भी? इसी ध्वनि के द्वारा बनाई जाती हैं। और कहाँ पर यूज किया जाता है? एक ड्राई क्लीनिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब आप अपने कपड़े को ड्राई क्लीन करवाने जाते हो उसमें किसी भी प्रकार के पानी का यूज नहीं किया जाता, डायरेक्ट अल्ट्रासोनिक साउंड से ही किसको कर दिया जाता है भी? साफ कर दिया जाता है आपके कपड़े को। तो ड्राई क्लीनिंग में भी इस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। एक भी सोनार होता है, सोनार जो सोनार आपको पता ही होगा नाव वाव में लगा होता है, जो क्या करता है भी? जो मतलब जो होता है अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है।
सोनार क्या होता है, जो अल्ट्रासाउंड साउंड को प्रोड्यूस करता है, और वो अल्ट्रासाउंड साउंड जो है वो क्या करके आते हैं भी, समुद्र की गहराई या समुद्र के आगे कोई खतरा तो नहीं है वो सब देख के आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, समुद्र की गहराई को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, फेदोमीटर में कौन लगे होते हैं भी, सोनार लगे होते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हीं के द्वारा आप जो है समुद्र की गहराई को माप सकते हो। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि अल्ट्रासोनिक साउंड को कौन सुन सकता है, तो आपका जो क्या नाम है, ये आप सोचते होगे चमगादड़, 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 चमगादड़ जो है आपका अल्ट्रासोनिक साउंड के थ्रू ही उड़ता है। उड़ने का मतलब इन्हीं साउंड के थ्रू, उनको दिखता नहीं है रात को ऐसा कहते हैं, तो वो जो है इन्हीं साउंड्स के थ्रू उड़ता है, मतलब ये इस ध्वनि को सुन सकता है कौन भी, चमगादड़। इसको मनुष्य खुद सुन सकता है ऑडिबल को, इसको कौन सुन सकता है, इसको कुत्ता बिल्ली सुन सकते हैं, और इसको कौन सुन सकता है भी, चमगादड़ सुन सकता है। क्या होती है क्या नहीं होती, ये सभी बातें मैंने आपको बता दी है। अल्ट्रासोनिक साउंड और भी एक कार्य करता है, कार्य क्या करता है ये, मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो बड़ी बड़ी जो चिमनियाँ होती हैं उनकी कालस जो होती है उसको भी साफ करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग किया जाता है। बहुत सी जगहों पर जो है अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मैराथन है, इसमें इतना डिटेल नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे अपन जो लीनियर मतलब दिल्ली की जो क्लासेस करते हैं उनके अंदर एक बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल के साथ मैंने ये करवा रखे हैं, आप देख लेना। ठीक है, चलते हैं भी नेक्स्ट की तरफ। ये थी भी आपकी साउंड। साउंड से अलावा एक और बचता भी अपनी, एक होती भी इक्को, क्या होती है, सॉरी पिच, फ्रीक्वेंसी पर ही निर्भर करती है आपकी पिच भी, फ्रीक्वेंसी पर ही निर्भर करती है पिच, जिसको बोलते हैं तारतो, पिच, जिसको बोलते भी तारतो। तारतो पिच का मतलब क्या होता है भी, सुनना मेरी बात। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि आवाज का मोटा या पतला सुनाई देना, मोटा 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 या पतला सुनाई देना, पतला सुनाई देना, कहने का मतलब श्रिल सुनाई देना। जैसे कि लड़कियों की आवाज होती है पतली होती है, लड़कियों की आवाज क्या होती है भी, मोटी होती है। ये किसके ऊपर निर्भर करता है भी, ये पिच के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर, पिच, किसके ऊपर भी, पिच। और पिच जो होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, ये बात याद रखना। पिच किसके ऊपर निर्भर करती है भी, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है आपकी पिच। ठीक है, पिच फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी पिच पर, ये बात याद रखना। देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो आवाज क्या हो जाएगी भी, पतली हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा, और पिच ज्यादा तो आवाज क्या हो जाएगी भी, पतली हो जाएगी। देखिए फिर कह रहा हूं मैं, पतली आवाज कब होगी भी, जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी और पिच भी क्या होगी भी, ज्यादा होगी, और आवाज क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और ये किसकी आवाज होती है भी, महिलाओं की आवाज होती है। किसकी आवाज होती है भी, महिलाओं की। मोटी कब होगी आवाज, जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम, पिच भी कम, और आवाज क्या हो जाएगी भी, मोटी। जैसे कि क्या होती है भी, आदमियों की आवाज होती है, आदमियों की आवाज होती है कैसी होती है भी, मोटी होती है। ठीक है, पुरुषों की आवाज कैसी होती है भी, मोटी होती है। ये सारा का सारा फंडा किसका, पिच का। वैसे ऐसी ये बात है नहीं, अगर केवल पिच का फंडा होता नहीं तो पता नहीं कौन कैसे इंस्ट्रूमेंट लगाकर इस आवाज़ को ठीक कर लेता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका ये जो है पिच से अलावा जो है आपके ट्रैकिया पर भी, इसके ऊपर भी निर्भर करती है, जिसको लैरिक्स बोलते हैं, साइज ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया का साइज भी डिनोट करता है कि आवाज़ पतली होगी या मोटी होगी। कई लड़कियों की आवाज़ मोटी हो जाती है और लड़कों की आवाज़ क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। वो सारा ट्रैकिया का इसका खेल होता है, ट्रैकिया का, या फिर आपको आपके जो सॉरी जो आपका लैरिक्स जो होता है, साइज ऑफ लैरिक्स। ठीक है, साइज ऑफ लैरिक्स का साइज जो है वो, जैसे कि महिलाओं का 15 mm होता है और पुरुषों का 20 mm होता है, ये साइज होता है लैरिक्स का। लेकिन ये कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो देखिए 15 mm में पतली होगी और 20 mm में क्या होगी भी, मोटी होगी। ठीक है, ये थी भी पिच। उसके बाद भी एक ध्वनि होती भी, इक्को, इक्को ध्वनि, इक्को, इक्को का मतलब होता भी प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। देखिए रिफ्लेक्शन के बाद, किसी भी रिफ्लेक्शन के बाद आवाज़ का मुड़कर वापस सुनाई देना, वैसी आवाज़ सुनाई देना। जैसे आपने देखे हो कई मूवी वगैरह में, मतलब कोई एक्टर है पहाड़ वहाड़ में जाकर रुक्का मारता है और उसकी आवाज़ बार बार सुनाई देती है, तो उसको कहते हैं इक्को। इक्को मतलब ध्वनि का दोबारा सुनाई देना क्या कहलाता है भी, इक्को कहलाता है। अब ध्वनि को दोबारा सुनाई देने के लिए एक लेंथ होती है मिनिमम। देखिए वैसे जैसे कोई रूम है, इसकी लंबाई कम है तो यहाँ पर इक्को सुनाई नहीं देगी। इक्को सुनाई देने के लिए लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मिनिमम कितनी दूरी होनी चाहिए भी, मिनिमम जो है आपकी 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए भी, मैक्सिमम अगले व्यक्ति में दम होना चाहिए कि वो रिफ्लेक्टिव सतह तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाता है या नहीं पहुंचा पाता है। अगर रिफ्लेक्टिव सतह तक पहुंच गई तो इक्को सुनाई देगी। मिनिमम 17 मीटर होनी चाहिए, 17 मीटर से अगर कम है तो आपकी इक्को सुनाई नहीं देगी। बस ये बात थी आपके कहाँ से भी, इक्को से। क्लियर भी। तो ये साउंड था, साउंड को मैंने बिल्कुल मतलब
जो मोटा जो अच्छी बातें थी वो सारी की सारी जो है मैंने बता दी है। इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन क्लास है। नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट चैप्टर भी आपका लाइट प्रकाश, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि एवरीडे से क्वेश्चन आते हैं प्रकाश में, न्यूमेरिकल भी आते हैं प्रकाश में। ठीक है, तो स्टार्ट करते भी प्रकाश से, किसको भी प्रकाश से। देखना भी प्रकाश होता भी लाइट। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं प्रकाश वेव भी है और रे भी है, लेकिन यहां पर वेव का प्रयोग नहीं होता, रे का प्रयोग होता, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता। प्रकाश की रे, प्रकाश की किरण, तो इस चैप्टर में अपन किसको डिनोट करेंगे? किरण को। देखिए अगर प्रकाश ना हो तो अपन देख नहीं सकते। देखिए बायोलॉजी तो ये कहती है कि देखने के लिए आंखों की जरूरत है, लेकिन फिजिक्स ये कहती है कि देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है, और दोनों अपनी अपनी जगह क्या है भी सही है। क्योंकि भी अगर आंख नहीं होगी तो भी नहीं देख सकते, अगर प्रकाश नहीं होगा, लाइट नहीं होगी तो भी अपन नहीं देख सकते हैं। दोनों की दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे रे, और रे से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, किरण से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रकाश की जो किरण है वो सीधी रेखा में चलती है, हमेशा किस रेखा में चलती है? भी सीधी रेखा में चलती है, ये क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है प्रकाश की किरण का रंग कैसा होता है? तो प्रकाश की किरण का जो है सफेद रंग होता है। कैसा होता है? भी व्हाइट कलर होता है। कैसा कलर होता है? भी व्हाइट कलर होता है, सीधी रेखा में चलती है। ये दो बात प्रकाश की किरण से आप याद रखना। उसके बाद सुनना भी, आप जितनी भी फेनोमेना देख रहे हो ना, जितनी भी चीजें आप देख रहे हो भी, किसी भी रंग, जैसे आप मेरे को देख रहे हो, ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये आपको ब्लैक कलर दिख रहा है, या कुछ भी चीज दिख रही है आपको, वो सारे की सारी प्रकाश की फेनोमेना पर आधारित होती है। प्रकाश की फेनोमेना का मतलब प्रकाश की लगभग 6 से 7 फेनोमेना होती हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, स्कैटरिंग है, डिस्पर्सन है, कहने का मतलब अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, ये सारी जो प्रक्रिया हैं इनके द्वारा ही आपको ये रंग बिरंगा जो संसार है वो प्रतीत होता है, दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए एक टाइप से प्रकाश में क्वेश्चन आ जाते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह, इनसे बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन, इनके एग्जाम्पल से ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार तो कि प्रकाश जो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि किसी पानी के गिलास में पेन जो हो टेढ़ा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। तो ये जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके 2 मिनट में चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। देखना, मैं बता रहा हूं कि प्रकाश की जो होती है, प्रकाश की कितनी फेनोमेना बताई मैंने, लगभग 6 फेनोमेना। उन 6 फेनोमेना को मैं लिख देता हूं, देखना सुनना मेरी बात। सबसे पहले तभी आपका रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में परावर्तन बोलते हैं। उसके बाद आपका होता भी रिफ्रैक्शन, देखिए आर का फर्क है, जिसको अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। तीसरे नंबर पे होता भी आपका TIR, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, उसके बाद आपका आता भी स्कैटरिंग, जिसको अपन प्रकीर्णन या फिर विवर्तन बोलते हैं। उसके बाद आपका भी डिस्पर्सन, जिसको अपन विक्षेपण बोलते हैं। ये फेनोमेना होती है भी आपकी मेनली प्रकाश की। अब देखिए मैं एक सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ, वो फॉलो करते जाना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और डिटेल में भी अपन इनको थोड़ा करेंगे, ज़्यादा ऐसी बात नहीं है, थोड़ा एक बार मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, बस उनको फॉलो करते जाना। देखिए घटनाओं से रिलेटेड है, जैसे कि जितनी भी सच्ची घटनाएं हैं, जितनी भी सच्ची घटनाएं हैं, जितनी भी रियल घटनाएं हैं, वो सारी के सारी किस में आएंगी भी? रिफ्लेक्शन में आएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, आप मेरे को देख पा रहे हो तो वो सारा का सारा फंडामेंटल रिफ्लेक्शन का है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंख जो होती हैं वो किस फेनोमेना पर कार्य करती हैं? तो रिफ्लेक्शन पर कार्य करती हैं। कैमरा जो है वो किस फेनोमेना पर कार्य करता है? रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। आपका दर्पण जो सुबह आप 2-3 घंटे लगा देते हो जिसके सामने, या फिर जितना भी समय लगा देते हो, वो दर्पण मिरर भी किस प्रकार ये करता भी? रिफ्लेक्शन प्रकार ये करता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन, ये सारी की सारी सच्ची तो घटनाएं हैं। दर्पण में आप जो देख पा रहे हो सच्चाई तो है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं भी? आपकी रिफ्लेक्शन प्रकार ये करती हैं। कैसे कार्य करती है मैं आपको बताऊंगा, क्या ये रूल होता है वो भी मैं बताऊंगा, कौन सा नियम होता है, किसने दिया, ये सभी बातें मैं बताऊंगा। पहले छोटी छोटी बातों से बात करता हूं मैं। दूसरा अपवर्तन, जितनी भी झूठी घटनाएं हैं, जितनी भी
झूठी घटनाएं हैं। झूठी का मतलब जिनका रियलता से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, किसी न किसी कारणवश वो हो गई हैं, आपको दिख रही हैं लेकिन रियलिटी से संबंध नहीं है, वो क्या होती हैं भी आपकी रिफ्रैक्शन होती है। क्या होती है भी रिफ्रैक्शन होती है। जैसे कि देखिए दर्पण तो मैंने इसके अंदर डाल दिया, लेकिन झूठी घटनाओं में जैसे वो क्वेश्चन नहीं आते कि इस पेन को मैं मतलब किस में डाल दूं, पानी के अंदर डाल दूं तो ये पानी टेढ़ा दिखाई देता, पेन या पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, रियल में टेढ़ा थोड़ी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कैसी झूठी घटना है तो किस में आ जाएगी, रिफ्रैक्शन में आ जाएगी। क्वेश्चन आता है पानी में नींबू डालने पर नींबू मोटा दिखाई देता है, रियल में मोटा थोड़ी ना, वो दिखाई दे रहा हो, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। झूठी घटनाएं जो भी है वो सारी रिफ्रैक्शन में ठोक देना। तारों का टिमटिमाना, ना कि चमकना, क्या भी तारों का टिमटिमाना, क्या वहां पर कोई मतलब स्विच थोड़ी लगा हुआ है, चसबुज कोई टिमटिमा रहा है, टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना भी क्या है भी झूठी घटना है। तारों का टिमटिमाना, ये भी कैसी घटना भी झूठी घटना है, तारों का टिमटिमाना। अब एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, लेंस। देखिए मिरर किस पे कार्य करता है, आपके रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, लेकिन लेंस, आप कहोगे सर लेंस झूठी घटना कैसे, ये तो सच्ची घटना है, लेंस तो बिल्कुल ठीक दिखाता है। लेकिन मैं कहूंगा बच्चा कि लेंस जो होता है ना वो आपका वो रिफ्रैक्शन पे इसलिए आएगा क्योंकि जब आप लेंस लगाते हो, आंखों के आगे लेंस ही लगा लिया तो वो क्या करेगा, आपको दिख नहीं रहा लेकिन वो आपको क्या कर देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। आपको मान के चलो दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, लेंस लगाने पर आपको क्या दिखने लगेगा, क्लियर दिखने लगेगा या नहीं दिखने लगेगा। तो कुछ ना कुछ तो मतलब उसके अंदर मतलब उसने कुछ ना कुछ तो झुठलाया, आपकी आंखों को नहीं दिख रहा था लेकिन जैसे ही ये लगा आपको क्या होने लगा, अभी सही दिखने लगा, कुछ ना कुछ तो झुठलाया। तो ये भी किस में आ जाएगा, अभी आपके अपवर्तन में आ जाएगा। उसके बाद जो वो क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना, सॉरी सूर्य अस्त या उदय से पहले दिखाई देना, पहले लाल नहीं भी केवल दिखाई देना। अब देखिए एक बात कहो, इसने कहा कि सूर्य अस्त हो चुका है फिर भी सूर्य दिखाई दे रहा है, सूर्य अस्त फिर भी सूर्य दिखाई दे रहा है, तो ये किस में आएगा भी, रिफ्रैक्शन में। सूर्य उदय नहीं हुआ फिर भी सूर्य दिखाई दे रहा है, फिर ये भी क्या है, झूठी घटना। ये सारी की सारी किस में आती हैं भी, आपके रिफ्रैक्शन में आती हैं। तो आंख मीच के एक बात याद रखना, सभी झूठी घटनाओं का संबंध किससे है भाई, रिफ्रैक्शन से है। नेक्स्ट पर चलता हूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये किसके ऊपर कार्य करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, जितनी भी चमकने वाली घटनाएं हैं, चमकने वाली घटनाएं जो भी साइन देती हैं, चमक देती हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर आएंगी भी, वो सारी की सारी आपकी TIR में आएगी। अब कहोगी फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि तारों का टिमटिमाना तो झूठी है लेकिन तारों का चमकना तो सच्ची है। तारों का चमकना है तो चमकने वाली घटनाएं सभी की सभी TIR में आएंगी। ईरे का चमकना, ये भी चमकना हो जाएगा। बोला रोड पर पानी का चमकना, रोड या रेगिस्तान पर पानी का चमकना, ये भी तो क्या भी, ये भी तो चमकना है। तो चमक जहां पर भी दिखे वहीं पर किसको ठोक देना भाई, TIR को ठोक देना। और सुनना मेरी बात, और एग्जांपल आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, जिससे जो होता है एंडोस्कोपी की जाती है। एंडोस्कोपी का मतलब शरीर के इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी ली जाती है, उसमें क्या यूज किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है। वो भी चमकता है, उसके अंदर भी चमक होती है। सभी के सभी चमक जिसमें जो होती है वो किसके अंदर आती है, TIR में आती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आती है। उसके बाद प्रकीर्णन, स्कैटरिंग में जहां कहीं पर भी आपको रंग दिखाई दे देना, क्या दिखाई दे दे, रंग, लाल पीला नीला काला कैसा भी रंग दिखाई दे दे, उसके अंदर प्रकीर्णन या विवर्तन एक ही है, लेकिन स्कैटरिंग इंग्लिश में नाम एक ही है। तो उसमें रंग दिखते के साथ आपको किस में ठोक देना भी, स्कैटरिंग में ठोक देना। फॉर एग्जाम्पल, आकाश का नीला दिखाई देना, पृथ्वी का नीला दिखाई देना, आकाश का काला दिखाई देना, या किसी भी चीज का रंग दिखाई देना। जैसे इस कलर बोर्ड जो व्हाइट दिखाई देना, आपको कोई भी कलर दिख जाए, सूर्य का लाल दिखाई देना, कहीं पर भी रंग दिख जाए ना बेटा, आंख मीच के किसको ठोकाना भी, स्कैटरिंग को ठोकाना। किसको ठोकाना भी, स्कैटरिंग को ठोकाना। उसके बाद भी डिस्पर्सन में क्या करेंगे, रंग बिखरा हुआ दिखाया जाए, रंग का बिखरना, कहीं पर भी रंग 7 कलर में बिखरा हुआ दिखाई दे। आपको पता होगा, रंग बिखरने से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं, जैसे इंद्रधनुष का बढ़ना, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। या फिर आपका प्रिज्म, ये प्रिज्म है, प्रिज्म से प्रकाश जैसे ही जाएगा वो 7 कलर में विभाजित हो जाएगा। 7 कलर होंगे कौन से, वो नीचे से विबग्योर लिख दो, नीचे से विबग्योर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7,
नीचे से विबग्योर लिख दो, ये जो कलर होंगे 7 कलर में विभाजित हो जाएगा। जैसे ही प्रकाश व्हाइट कलर का था, कैसे कलर का था, व्हाइट कलर का था, प्रिज्म से बाहर निकला, प्रिज्म से निकलते के साथ उसने क्या किया, अभी रिफ्लेक्शन किया, TIR किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया, और किसका सहारा ले लिया, डिस्पर्शन का। देखिए एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, डिस्पर्शन क्या है? तो डिस्पर्शन जो ना, डिस्पर्शन जो आप ये सोच रहे हो, इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, क्या होता है अभी, रिफ्लेक्शन भी होता है, इसमें रिफ्रैक्शन भी होता है, क्या होता है अभी, रिफ्रैक्शन भी होता है, और इसमें TIR भी होता है। तो ये सभी फेनोमेना होती हैं। जैसे कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है इंद्रधनुष का बढ़ना, इंद्रधनुष का बढ़ना किस प्रकार की फेनोमेना है? तो आप अगर केवल डिस्पर्शन दे रखा है तो केवल डिस्पर्शन को आंसर डालोगे। अगर उपरोक्त सभी दे रखा है ना, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR और डिस्पर्शन तीनों सभी के सभी आएंगे, उपरोक्त सभी आएंगे। ठीक है, तो इंद्रधनुष का बढ़ना, ये 7 कलर दिखाई देंगे इंद्रधनुष में। विबग्योर, आर कलर रेड देखिए, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो है आपके 7 कलर दिखाई देंगे इंद्रधनुष में। लेकिन कौन से इंद्रधनुष में? प्राथमिक इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष भी 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी इंद्रधनुष जिसमें ऐसी फॉर्मेशन बनेगी, रेड ऊपर, और दूसरा होता है सेकेंडरी इंद्रधनुष। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी रेनबो में क्या होगा, ये विबग्योर उल्टा हो जाएगा, वी ऊपर और आर नीचे। अब ये इंद्रधनुष जो है सेकेंडरी वाला, ये धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि रेड कहां पर आ गया, नीचे आ गया। जब रेड ऊपर था तो ये कैसा दिखाई दे रहा था, स्पष्ट दिखाई दे रहा था। क्यों भाई, सुनना मेरी बात, उसका रीजन सुनना। रेड कलर जो होता है ना, रेड कलर, आर रेड, जो खतरों का निशान होता है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ जो रेड कलर की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा। वेवलेंथ का मतलब चौड़ा दिखाई देना, मैंने बताया था ना, ये वेव है और ये वेवलेंथ ये है। तो कोई भी कलर ज्यादा, वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती जाएगी वो स्पष्ट दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। तो लाल कलर इसलिए स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि लाल कलर की वेवलेंथ क्या होती है भी, क्या होती है भी, रेड होती है। क्या होती है भी, लाल कलर की वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है भी, रेड होती है। सॉरी, लाल कलर की वेवलेंथ जो होती है वो अधिक होती है, इसलिए क्या होता है भी, रेड कलर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में रेड ऊपर है तो स्पष्ट दिखाई देगा, सेकेंडरी में रेड नीचे आ जाएगा तो धुंधला दिखाई देगा। देखिए यहां से एक कंसेप्ट और बनाता हूं मैं जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आप सभी को पता होगा, हाल ही में विपिन रावत हमारे जो मतलब CDS हुआ करते थे, उनका निधन हो गया। तो उनका निधन होने के बाद जो है एक जो है सुर्खियों में एक खबर आई थी, एक ब्लैक बॉक्स, क्या था भाई, ब्लैक बॉक्स नाम से एक चीज जो है बहुत ज्यादा प्रचलन में चली है। ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। ब्लैक बॉक्स, देखिए ब्लैक बॉक्स क्या था, ये साउंड को क्या करता था भी, रिकॉर्ड करता था। पूरा का पूरा ब्लैक बॉक्स एक ऐसी सिक्योरिटी होती थी जो साउंड को रिकॉर्ड कर लेता था, जो भी घटना उसके अंदर इकट्ठी हुई वो सारी के सारी को क्या कर लेता भी, रिकॉर्ड कर लेता था। ये ब्लैक बॉक्स होता था। ठीक है, इसका कलर ब्लैक नहीं होता था, इसका कलर ऑरेंज होता है। ये बात याद रखना, यही क्वेश्चन आएगा। इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, ये ऑरेंज, विबग्योर वाला दूसरे नंबर पर। इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। किसका कलर भी, ब्लैक बॉक्स का। ब्लैक बॉक्स तो इसलिए दिया गया, कभी पहले आदम जमाने में इसका कलर कैसा होता था, ब्लैक होता था। लेकिन अब जो होता है ब्लैक बॉक्स का कलर ऑरेंज होता है। ब्लैक बॉक्स का कार्य क्या होता है, साउंड को रिकॉर्ड करना। साउंड जो भी जितनी भी बातचीत हुई है किसके अंदर भी, अपने हेलीकॉप्टर के अंदर, वो सारी रिकॉर्ड करना। हुआ क्या, जैसे एयर का मतलब जो है क्राफ्ट में जो मतलब ऐसी घटना हुई, उसके बाद जो है ना ये ब्लैक बॉक्स का कोई अता पता नहीं लग रहा। पता नहीं किसने कहां पर क्या रिकॉर्डिंग क्या आई क्या नहीं आई, मतलब इसका कोई भी अता पता नहीं है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है भी, हालांकि इतनी बड़ी सिक्योरिटी, ब्लैक बॉक्स ये ऐसा बॉक्स जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी, मतलब अगर पूरा का पूरा विमान मतलब बर्न हो जाए, बढ़ जाए, तो भी है ना इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बॉक्स कहाँ है, इसके अंदर जो प्रूफ है, साउंड प्रूफ है, वो कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। किसके अंदर भी, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई है विपिन रावत की, उसके अंदर। तो क्वेश्चन आ सकता है ब्लैक बॉक्स का कलर ऑरेंज क्या होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन साइंस के अंदर ये है कि ऑरेंज ही क्यों रखा जाता है, ऑरेंज ही क्यों रखा जाता है। उसके बाद बसों का कलर येलो, पीला क्यों रखा जाता है, ठीक है, और ब्लैक बॉक्स का कलर ऑरेंज क्यों रखा गया। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो फिजिक्स के हैं, फिजिक्स के इसी टॉपिक से। विबग्योर, देखिए रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, मेरी बात सुनना। रेड कलर का जो रिफ्लेक्शन जो है वो सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कौन हुआ, सबसे ज्यादा मुड़िया कौन, मतलब वॉयलेट। भाई सबसे ज्यादा मुड़िया कौन, सबसे ज्यादा वॉयलेट ही तो मुड़िया। और सबसे कम कौन मुड़िया, सबसे कम मुड़िया भाई आपका रेड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है भी किसकी भी, रेड की। रेड के बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो।
जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो स्पष्ट दिखाई देगा। तो आप ये कह सकते हो कि सर फिर तो ना स्पष्ट दिखाई देने के लिए ही तो इस ब्लैक बॉक्स का कलर ऑरेंज किया गया था, ताकि ये दूर से ही दिख जाए, दूर से ही पता चल जाए कि ये क्या अभी ब्लैक बॉक्स है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लैक बॉक्स का कलर ऑरेंज क्यों होता है? क्योंकि ऑरेंज जो है दूर से स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। अब आप कहोगे सर स्पष्ट तो रेड दिखाई देता है, रेड का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्योंकि रेड जो है स्टार्टिंग से ही जो है डेंजरस मतलब खतरे का एक इंडिकेटर था, खतरे को रिप्रेजेंट करता था कौन भी? रेड। शुरू से ही रेड को जो है खतरे की निशानी मान लिया गया था, इसलिए रेड का प्रयोग नहीं किया जाता। अब वही क्वेश्चन ये आता है स्कूल बसों का कलर जो होता है वो पीला क्यों होता है? क्वेश्चन आ जाता है कई बार, स्कूल बसों का कलर पीला क्यों होता है? क्योंकि स्कूल बस का मतलब येलो कलर की वेवलेंथ क्या होती है भी? ज्यादा होती है। येलो कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है और बच्चों को दूर से ही दिख जाती है बस आती हुई, ठीक है। अब आप कहोगे सर रेड क्यों नहीं किया? मैंने कहा था कि रेड जो है आपका शुरू से ही डेंजर के लिए यूज किया जाता है, इसलिए रेड का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्लैक बॉक्स और येलो जो होती हैं ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो होती है वेवलेंथ किसकी होती है? तो रेड की होती है, सबसे कम बैंगनी की होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा अपवर्तन किसका होता है? वॉयलेट का होता है, सबसे कम किसका होता है? रेड का होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्राथमिक इंद्रधनुष में रेड ऊपर होता है और सेकेंडरी में रेड नीचे होता है। सेकेंडरी इंद्रधनुष धुंधला होता है और जो प्राइमरी इंद्रधनुष जो होता है वो बहुत ही स्पष्ट होता है, अच्छा होता है। इंद्रधनुष कर ही रहे हैं तो इंद्रधनुष के बारे में एक बात और बता देता हूं। क्वेश्चन बहुत बार आता है इंद्रधनुष कहां बनता है? तो सूर्य के अपोजिट दिशा में, सूर्य की अपोजिट दिशा में हमेशा क्या बनता है? भी इंद्रधनुष बनता है। क्योंकि इंद्रधनुष क्या होता है? कोई भी मतलब जो पानी के कण जो है उनसे जब प्रकाश टकराता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, उसको ही इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। तो पानी के कण से टकराएगा तो सिंपल सी बात है सूर्य को विपरीत दिशा में होना चाहिए। जैसे कि अगर सुबह इंद्रधनुष बनेगा, सुबह अगर बारिश हुई है तो इंद्रधनुष कब कहां बनेगा? भी सुबह मतलब पूर्व में है सूर्य तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा। अगर शाम को बारिश हुई है तो इंद्रधनुष कहां बनेगा? भी पूर्व में बनेगा, क्योंकि सूर्य पश्चिम में है। एक क्वेश्चन आता है भी दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष कहां पर बनता है? तो भी दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कर देना। दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष कहां बनता है आपको ये बताना है। क्लियर भी? क्लियर है। तो ये जो थे आपके जितने भी मतलब लाइट जो थी, लाइट के चैप्टर के जितने भी फेनोमेना थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब मैं बात करता हूँ, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है दर्पण, लेंस और ये अपनी आंखें, ठीक है। और अपनी आंखें इनको अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ी बातें बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। किसी भी रे का, जैसे ये कोई चिकनी सतह है ऊपर वाली, किसी भी रे का जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये जिस एंगल से उसी एंगल पर मुड़ जाना। अगर मैं इसके ऊपर अभिलंब डालता हूं तो ये जो दोनों एंगल हैं इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आने वाली, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल मतलब जाने वाला, ठीक है। तो जिस एंगल से आया उसी एंगल से चला जाना क्या कहलाता है? भी आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है। किसी भी चिकनी सतह से टकराकर जो आपके प्रकाश की किरण का वापस उसी दिशा में चला जाना क्या कहलाता है? मतलब वापस उसी कोण पर चला जाना क्या कहलाता है? भी रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन में बस आपको ये याद रखना है कोण आई बराबर होता है कोण आर के। कोण आई बराबर होता है किसके? भी कोण आर के। इसीलिए ये कोण बराबर होते हैं, इसीलिए घटनाएं कैसी दिखाई देती हैं? भी सच्ची दिखाई देती हैं। मेरी आंखों को कोई भी चीज कैसे दिख पाती है? जब मेरी आंखों में रिफ्लेक्शन होता है, किसी चीज का प्रतिबिंब तभी बनता है, ठीक है। तो ये जो होता है रिफ्लेक्शन जो होता है कोण आई और आर बराबर होता है। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है? नॉर्मली तो ये भी दे दिया जाता है कि कोण आई का मान 40 डिग्री है तो आर का मान क्या होगा? तो कोण आई अगर 40 है तो कोण आर भी कितना होगा? 40 होगा। ये बात आप याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कोण आई इतना है तो कोण ये वाला जो कोण होगा ये कितना होगा? तो आपको पता है ये पूरा 180 होता है, ये 40 तो ये भी कितना? भी 40। 80 तो हो गया ये। अब ये दोनों भी तो बराबर होंगे तो 50-50 हो जाएंगे, टोटल 180 हो जाएगा। 40 ये 50 ये टोटल 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होंगी। ये आपका रिफ्लेक्शन है, ज़्यादा मैं इसको करवाऊंगा नहीं, ठीक है। उसके बाद भी उसके बाद रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन को परिभाषित स्नेल ने किया। स्नेल का नियम कई बार आ जाता है, इसलिए स्नेल का नियम मैं बता देता हूं। रिफ्रैक्शन, स्नेल साहब ने एक नियम दिया। स्नेल का नियम क्या था भाई? साइन आई जो इंसिडेंट एंगल जो होता है बाई साइन आर बराबर होता है एन। एन कॉन्स्टेंट क्या है? एन कॉन्स्टेंट अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ये एन कांस्टेंट जो है वो रिफ्रैक्शन का कांस्टेंट है, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये था भी आपका स्नेल्स का नियम, ठीक है। वैसे ये जो होता है ना, रिफ्रैक्शन जो होता है ना, वो कार्य किसके ऊपर करता है, ये मीडियम के ऊपर कार्य करता है, डेंसर और रेयरर, डेंसर और रेयरर। जब प्रकाश की किरण रेयरर टू डेंसर में जाती है, रेयरर टू डेंसर में जाती है, तो ये क्या हो जाती है भी, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण डेंसर टू रेयरर में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ये जो बातें हैं इसमें होती हैं। तो देखिए कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिफ्रैक्शन किन पर कार्य करता है, दो मीडियम में कार्य करता है, डेंसर और रेयरर में कार्य करता है। क्लियर अभी। उसके बाद कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन आ जाता है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, तो भी निर्वात, वैक्यूम का निर्वात में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, कितना होता है भी 1 होता है, ठीक है। उसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेता कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, कांच जो होता है, ग्लास जो होता है, उसका 1.5 के करीब जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। उसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो लगभग हीरा जो है आंसर माना जाता है। हीरे का 2.42 जो होता है, इसीलिए इसके अंदर सबसे ज्यादा चमक पाई जाती है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, तो ये भी आप याद रखना। तो ये जितनी बातें थी मैंने आपको एक बहुत ही सरल तरीके से बता दी हैं आपको। अब अपना एक टॉपिक बचता है जिस टॉपिक का नाम है भी लेंस, मिरर और आपकी आई, आंखें, ठीक है। कैमरा जो है आंखों की तरह ही कार्य करता है, मैं कैमरे को आंखों के अंदर ही बता दूंगा, ठीक है। तो पहले तो मैं बात करता हूँ लेंस, मिरर एंड आपकी आई, आंखें, ठीक है। चलो थोड़ा एक बार पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट का समय चाहिए, ठीक है। 1 मिनट रुकना भाई, ठीक है। तो 1 मिनट का रेस्ट है। चलो भाई, कहां पर थे, ये अपन का हो गया था भी, ठीक है। ये सभी के सभी हो गए थे। तो लेंस और क्या नाम है, मिरर, इनकी तरफ चलते हैं। लेंस, मिरर क्या होती हैं, सारा का सारा डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक साथ लेके चल पड़ता हूं ताकि इसको ना समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। आंखों को बाद में कर लेंगे, मतलब लास्ट में कर लेंगे इसको ना एक बार, लेंस और मिरर, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है, सेम होते हैं लेंस और मिरर। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं दर्पण, जिसको अपन बोलते हैं मिरर, जो आप सुबह देखते हो वो दर्पण मिरर होता है। एक होता है लेंस, जिसको अपन बोलते हैं लेंस ही बोलते हैं, जो अपन आंखों पर लगाते हैं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। कार्य रिफ्रैक्शन पर करता है, ये कार्य रिफ्रैक्शन पर करता है, रिफ्रैक्शन पर करता है। ये कार्य रिफ्लेक्शन पर करता है, ये कार्य किस पर करता है, रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। ये बात भी मैंने बताई थी, आपको दोबारा बता देता हूं। लेंस और मिरर, इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। पहले तो मैं टाइप के बारे में बताता हूं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका प्लेन मिरर जिसको बोलते हैं समतल दर्पण, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर जिसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कॉनकेव जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और एक होता है कॉन्वेक्स जिसको बोलते हैं भी उत्तल दर्पण, ठीक है। प्लेन ही मिरर होता है, बिल्कुल सिंपल मिरर जो आप सुबह देखते हो उठ के, वो सारा जो होता है वो प्लेन मिरर होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कहां कहां पर यूज किए जाते हैं, सारी बातें बताऊंगा। लेंस 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स होता है जिसको उत्तल बोलते हैं, और एक कॉनकेव होता है जिसको अवतल बोलते हैं। एक हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बात बताता हूं आपको ना इंग्लिश में इसको याद कर लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार ना हरियाणा तो खासकर कॉन्वेक्स को अनेक्स ऐसे करके लिख देती है, कॉन्वेक्स लिख देती है, तो आप याद रखना ऐसे लिख देती है। कई बार देखा गया है कॉन्वेक्स ऐसे करके लिख देती है, तो फिर वहां पर जो है हिंदी मीडियम वाले क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये बात बहुत सी जगह देखी गई है। तो आप ना साइंस को कोशिश किया करो, जितना ज्यादा वर्डिंग तो जितनी ज्यादा मतलब इंग्लिश में हो सकती है उतनी ज्यादा इंग्लिश में कर लिया करो, अच्छा रहता है, ठीक है। सबसे पहले मैं प्लेन मिरर के बारे में बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं दोनों मिरर को ना लेंस और मिरर को साथ लेके चलूंगा, ठीक है। देखो भाई, प्लेन मिरर साधारण दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण का मतलब ये जो दर्पण है ये समतल दर्पण होता है। सिंपल दर्पण जो अपन देखते हैं नॉर्मली वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण के बारे में मैं एक बात बताता हूं आपको। समतल दर्पण जो है हमेशा जो, जैसे कि कोई 3-4 बातें बताता हूं। पहली बात तो समतल दर्पण जो होता है वो हमेशा जो होती है वो आभासी जो है इमेज बनाता है। कैसे मतलब आभासी बनाता है। एक चीज बताता हूं, पहले तो एक इमेज के बारे में बताता हूं। एक होता है भाई प्रतिबिंब,
बिंब, जिसको अपन बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं भी? इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, याद रखना ये बात। और एक होता है भी वस्तु, जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक तो रियल होता है, रियल, एक होता है भी वर्चुअल, वर्चुअल, जिसको बोलते हैं भी आभासी। क्या बोलते हैं भी? आभासी। और एक होता है भी रियल, जिसको बोलते हैं भी वास्तविक, ठीक है। रियल इमेज कौन सी होती है और वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, मैं आपको बता देता हूं। रियल इमेज वो होती है, वास्तविक इमेज, जिसको पर्दे पे लाया जा सके, उसको क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। जैसे कि मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग कर ली और जैसे कि आप ये रिकॉर्डिंग हो रही है और वो आप देखोगे उसको, तो ये आपकी जो होगी ये कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी? रियल। वास्तविक जो वर्चुअल जो इमेज होती है, जिसको अपन आभास करते हैं, जैसे कि मैं समतल दर्पण में किसी मेरे को देख पा रहा हूं और मैं उसके अंदर मेरा प्रतिबिंब देख पा रहा हूं, तो ये मैं एक आभासी इमेज है। कैसी इमेज भी? वर्चुअल इमेज है। तो जो दर्पण में बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है। जो अपन वास्तव में पर्दे पे प्राप्त कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? रियल कहते हैं। एक बात याद रखना, रियल जो होता है, वास्तविक जो होती है, उसका होता भी उल्टा। जो वास्तविक होगी वो हमेशा उल्टी होगी, वाऊ होगी। ऐसे याद रखो, वह और वाओ। वास्तविक इमेज हमेशा उल्टी होती है और आभासी इमेज जो होती है वो हमेशा सीधी होती है। हमेशा क्या होती है भी? सीधी होती है। देखिए फिर बता रहा हूं मैं, जो आपकी जो आभासी इमेज जो होती है वो हमेशा क्या होती है भी? सीधी। जैसे आपका जो कैमरा, जो आप इसमें देखोगे ना, इसके अंदर मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बनेगी वो हमेशा कैसे बनेगी? जैसे आप खड़े हो वैसे के वैसे होगी, ना कि पैर ऊपर और सिर नीचे, ऐसा नहीं होगा। सीधी होगी, आभासी सीधी होगी और वास्तविक हमेशा उल्टी होगी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। अब मैं बात करता हूं, इधर आ जाता हूं दर्पण के बारे में। ये इमेज के बारे में मैंने बता दिया है। सबसे पहले तो ये भी कि दर्पण जो होता है उसमें वास्तविक और क्या भी? आभासी और उल्टी इमेज बनती है। आभासी व उल्टी इमेज बनती है। कहने का मतलब आभासी होगी और उल्टी होगी। आपको जो आभासी होगी और सीधी होगी, आभासी होगी और सीधी होगी। वर्चुअल और इरेक्ट होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक है। ये बात तो मैं पहले तो बता दिया, आभासी और सीधी होगी। जैसे आप खड़े हो वैसे के वैसे रहेगी, लेकिन थोड़ी सी पार्श्व इन्वर्टेड होगी। पार्श्व इन्वर्टेड का मतलब कैसे होगा? जैसे कि मैं यहां पर पी बनाता हूं, तो ये जो पी जो है ये दर्पण में ऐसे दिखेगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। दर्पण जो होता है, दर्पण में जो होता है वैसे तो सीधी रहेगी, वैसे तो देखो ये पी ऐसे ऊपर था, ये नीचे था, ये वैसा का वैसा रहा, लेकिन साइड से, बगल से क्या रहेगी? उल्टी रहेगी। वैसे सीधी रहेगी लेकिन बगल से क्या रहेगी? उल्टी रहेगी। ये बात आप याद रखना। क्लियर भी? मतलब लेफ्ट राइट में हो जाएगा, राइट लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना किसी भी इमेज को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। इस व्यक्ति की जो इमेज है, जैसे मानकर चलो ये व्यक्ति 6 फीट का है। कितने फीट का है? 6 फीट का है। तो इस व्यक्ति को पूरा देखने के लिए कितने फीट के दर्पण की जरूरत होगी? तो 3 फीट का दर्पण होना चाहिए। ये दर्पण अगर 3 फीट का होगा ना, तो ही व्यक्ति पूरा दिख पाएगा। कहने का मतलब अपनी हाइट का आधी हाइट का दर्पण होना चाहिए, जब जाके कोई वस्तु अपनी इमेज को पूर्ण रूप से देख सकता है। तो यहां पर जो है पूरी इमेज देखने के लिए 3 फीट क्या होना चाहिए भी? आपके दर्पण की साइज होनी चाहिए। क्लियर भाई? ये दूसरी बात थी। तीसरी बात पे आना, जैसे कि कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, तो जितनी दूरी पर ये खड़ा है, मान के चलो दर्पण से ये 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो जो इमेज बनेगी दर्पण में, वो भी जो है वो कितनी मीटर बनेगी भी? 10 मीटर दूर बनेगी। दर्पण के अंदर भी जो इमेज बनेगी वो 10 मीटर बनेगी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कोई व्यक्ति दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो अब किसी व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो यहां पर 10 मीटर है, तो यहां पर भी 10 हो जाएगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 20 मीटर की हो जाएगी। क्लियर भाई? उसके बाद देखना तीसरी बात, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ v वेलोसिटी से दौड़ रहा है, अगर कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ v वेलोसिटी से दौड़ रहा है, तो दर्पण के अंदर वो 2v से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। कितनी लगेगा भी? दुगनी हो जाएगी। मान के चलो अगर मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा हूं, तो यहां पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, दुगनी, हाँ 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मेरे को लगेगी, ठीक है। तो ये जो आपकी चाल जो होगी वो क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ये बात थी भी नेक्स्ट। उसके बाद भी दो दर्पणों को आपस में देखते कि कभी आप नाई की बार्बर की दुकान में गए होंगे, तो नाई की दुकान में एक शीशा आगे एक शीशा पीछे लगा होता है। तो जो कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो इमेज बनती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वो जो इमेज जो बनती है वो किस एंगल पर बनती है? जब दो दर्पण झुकाव जो होता है उनके हिसाब से प्रतिबिंबों की संख्या बनती है। तो प्रतिबिंबों की संख्या से क्वेश्चन आता है, प्रतिबिंबों
इमेज की संख्या। इमेज की संख्या कितनी होती है, इनसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितने एंगल पर, जैसे कि कोई दर्पण है वो 60 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, ठीक है, तो कितने इमेज बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंबों की संख्या जो है, एक बात याद रखना, पहले तो प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा ओड नंबर में होगी। किसमें होगी भी? ओड नंबर में होगी। अगर ओड नंबर में प्रतिबिंब की संख्या नहीं है ना, तो -1 कर देना। क्या कर देना अभी? -1 कर देना, बस इतनी याद रखना। ओड का मतलब विषम में होगी, अगर विषम में नहीं है तो -1 कर देना, बस ये बात आपको याद रखनी है। प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है थीटा बाई 360। ये अगर ओड में आए तो ठीक है, अगर ओड में नहीं आए तो -1 कर देना। अगर ओड में आए तो ठीक है प्रतिबिंबों की संख्या, अगर ओड में नहीं आए तो -1 कर देना। फॉर एग्जांपल आपसे कहेगा कि दो प्रतिबिंबों के बीच का जो एंगल जो है थीटा जो है, किसी भी जो दर्पण है, समतल दर्पण है, उसका जो थीटा जो है, एंगल जो है वो 60 डिग्री है। कितना भी? 60 डिग्री। आपसे पूछेगा प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो आपको करना क्या है, 60 के बटे में क्या करना, 360 करना, 60 बाई 360। जब आप प्राप्त करोगे तो ये कितना बनेगा भी आपको, जैसे ही आप इसको करोगे, सॉरी 360 बाई थीटा होगा, 360 बाई थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 360 बाई 60, तो ये आ जाएगा भाई 6। कितना आ जाएगा भाई 6। लेकिन मेरे को पता है इमेज हमेशा ओड में आनी चाहिए, ओड में आनी चाहिए, तो 6 में से 1 घटा दूंगा, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ जाएगी भी? 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भी? 5 आ जाएगी। फिर एक और करते हैं, देखो जैसे किसी भी एंगल जो है 60 की जगह कितना भी 40 है, तो 360 बाई 40। अब जैसे ही काटूंगा मैं तो कितनी प्राप्त होंगी भी? इमेज 9 प्राप्त होंगी। अब -1 मत करना, अब तो ये ओड में ही है, तो बस ये बात याद रखना, अगर ओड में है तो इमेजों की संख्या बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर ओड में नहीं है, इवन में है, तो -1 कर देना है। एक कई बार क्वेश्चन आता है कि कितने डिग्री एंगल पर प्रतिबिंब की संख्या केवल 1 होगी, कितने डिग्री एंगल पर प्रतिबिंब की संख्या केवल 1 होगी, तो याद रखना 360 डिग्री के एंगल, भाई 360 बाई 360, तो ये 360 से 360 कर गया, तो एक जो एंगल जो होगा वो कितने पे होगा अभी? 360 डिग्री पे होगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता, कितने डिग्री एंगल पर प्रतिबिंबों की संख्या अनंत तक होगी? कहां तक होगी भी? अनंत। अनंत तक कहां पर होगी भाई? 360 के नीचे क्या करूं कि अनंत तक चले जाए, तो एंगल की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 0 रखनी पड़ेगी। जैसे ही मैं 0 रखूंगा, ये कहां तक चला जाएगा भी? इन्फिनिटी जो है प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रतिबिंबों की संख्या थी, ये प्लेन मिरर था। प्लेन मिरर बताने की जरूरत नहीं, कहां पर प्रयोग किया जाता है, नॉर्मली जो भी आप मतलब बाथरूम में जो भी प्रयोग करते हो वो सारा का सारा कैसा होता है भी? आपका प्लेन मिरर होता है। जो आप ड्रेसिंग में यूज करते हो वो भी कैसा मिरर होता है भी? प्लेन मिरर होता है, ठीक है। अब आ जाओ भी दर्पण, गोलीय दर्पणों की तरफ आ जाओ। गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस, ये कॉनकेव, और यहां पर मैं लिख रहा हूं भी कॉन्वेक्स। ये मैं बात कर रहा हूं दर्पण की। दर्पण का उल्टा होता है लेंस। जो कॉनकेव मिरर है वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कॉनकेव लेंस होगा। मतलब ये दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। मैं बताऊंगा कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ, मिरर और लेंस, इनमें फर्क क्या होता है? देखिए लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, मिरर जो होते हैं, मिरर की एक सतह को क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है। इस सतह को मान के चलो, किससे पॉलिश कर दिया जाता है? पारा, मरकरी, Hg, मरकरी से क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है। और ये सतह क्या हो जाती है? रिफ्लेक्टिव हो जाती है। मतलब सिंपल कांच को, मगर ग्लास को, एक सतह को क्या कर दूं मैं भाई? पॉलिश कर दूं, तो क्या बन जाएगा भाई? दर्पण बन जाएगा, और मेरी क्या दिखेगी भाई? इमेज दिखने लग जाएगी। तो ये जो होता है ये होता है दर्पण। लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, दोनों तरफ से कोई भी मतलब किसी प्रकार का मतलब पॉलिश नहीं होती, बस इतना ही फर्क होता है। अब आ जाओ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। देखिए जो आपका कॉनकेव लेंस जो होता है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। कैसे धंसा हुआ होता है अभी? ये जो कॉनकेव लेंस जो होता है वो अंदर की तरफ धंसा होता है, ऐसे करके। इस सतह को क्या कर दिया जाता है अभी? पॉलिश कर दिया जाता है। किसकी? कॉनकेव मिरर की, ठीक है। ये अंदर ये वैसे होता तो ये पूरा है, ऐसे करके ये पूरा होता है। इसका बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पर फोकस होता है, ठीक है। ये चीजें डिटेल में जो होती हैं, पूरी बातें डिटेल में अपन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखना, जैसे ही रे आएगी यहाँ से, ऐसे आई किरण, तो आने के बाद क्या होगा अभी? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पर ये फोकस पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेंगी भाई? फोकस पे मिलेंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भी, जैसे ये टकरा के एक जगह पे मिल रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं भी कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग का मतलब एक जगह पे इकट्ठे करेंगे, जिसको बोलते हैं अभी अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण, हिंदी देख लेना इसकी,
अपसारी दर्पण, ठीक है, अपसारी अभिसारी, ये दो होते हैं, ठीक है। इंग्लिश याद रखना, बस कन्वर्जिंग का मतलब एक जगह पर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कन्वर्जिंग मिरर। सेम ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस होता है, जैसे कॉनकेव मिरर होता है वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस की सतह जो होती है वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। दोनों सतह क्या होती है भाई, दोनों सतह ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे ही ये रे आएगी और रे होने के बाद यहाँ पर फोकस पर यहाँ पर मिलेगी, तो ये कैसा हो जाएगा भाई, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। तो कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। बस इतना ही फर्क याद रखना, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मिरर को लेंस समझ बैठते हैं और लेंस को मिरर समझ बैठते हैं, ठीक है, और वहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इन दोनों बातों को याद रखना। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस की एक सतह क्या होती है, बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, और ये सतह क्या होती है, पॉलिश की होती है। जैसे ये रे आएगी और ये रे जो होगी रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज का मतलब बिखर जाएगी, तो इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अपसारी था, ये अभिसारी हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही कॉनकेव लेंस होता है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर होता है वैसे कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस जो होता है अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, ऐसा होता है। ये रे आएगी, ठीक है, और ये पार करके ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आएगी ना, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाली बात आपको समझ में आ गई ना, अब इसके एग्जाम्पल आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप बिना देखे आंसर डालोगे। देखो कैसे डालोगे, मैं 2 मिनट में आपको बताता हूं। आंख मीच के आंसर डालोगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूज में कि कॉनकेव का मतलब हिंदी देख लेना, इसकी अवतल होती है, इसकी उत्तल होती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टॉर्च लाइट सर्च लाइट में कौन से मिरर का प्रयोग किया जाता है, मिरर का पूछेगा भाई, मिरर का। तो एक बात याद रखना, जहां कहीं पर भी मिरर में क्वेश्चन पूछे और प्रकाश एक जगह पर इकट्ठा हो रहा हो, कन्वर्ट हो रहा हो, वहीं पर आंख मीच के किसको ठोके आना भाई, अवतल दर्पण को ठोके आना। किसको ठोके देना, अवतल दर्पण को ठोके आना। तो जहां पर भी इमेज एक जगह पर इकट्ठी हो रही हो, तो एक जगह पर देखो कहां पर इकट्ठी होती है। गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, आगे की जो लाइट होती है, वहां पर एक जगह इकट्ठी होती है, नहीं होती, होती है। टॉर्च या सर्च लाइट, जब आप टॉर्च लगाते हो तो वो भी एक जगह पे इकट्ठी होती है, नहीं होती, बिल्कुल होती है। उसके बाद सोलर प्लेट में भी क्या होता है अभी, एक जगह पर इमेज इकट्ठी होती है, नहीं होती, वहां प्लेट पर मतलब प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश एक जगह पर इकट्ठा हो जाता, होता है नहीं होता। तो इसमें भी कौन सा मिरर का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के मिरर का। कहने का मतलब आपको एग्जाम्पल नहीं करने हैं, बस ये बात याद रखनी, जहां पर भी इमेज कन्वर्ट हो रही हो वहीं पर आपको किसको ठोक देना, कॉनकेव दर्पण को ठोक देना। किसको ठोक देना भी, कॉनकेव दर्पण को ठोक देना। क्लियर भी। उसके बाद देखिए और कहां पर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो ईएनटी डॉक्टर जो होते हैं, ईएनटी आंख कान नाक वाले ईएनटी डॉक्टर जो होते हैं, वो अंदर की इमेज देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो कौन से दर्पण का प्रयोग करते भी, कॉनकेव का। किसका प्रयोग करते भी, कॉनकेव का, क्योंकि उनको भी इमेज को एक जगह पे कन्वर्ट करके देखना। क्लियर। अब मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स का भी, जिसमें भी डाइवर्ज हो रहा है, दूर दिखाना है किसी भी चीज को, क्या करना है भी, दूर दिखाना, डाइवर्ज करना है, दूर भेजना है, वहां पर किसको ठोक देंगे, कॉन्वेक्स दर्पण को ठोक देंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है स्ट्रीट लाइट, क्या था भी, स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो देखिए स्ट्रीट लाइट क्या करती है, फैला के दिखाती है ना, रोशनी को फैला के दिखाती है। आपके बल्ब हैं, कोई भी लट्टू है, कोई भी चीज है, वो सारी चीज फैला के दिखाते हैं। तो इमेज को जो फैला के दिखाएंगे वो डाइवर्जिंग मिरर कहलाएंगे। तो स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो कौन सा दर्पण लगा होता है भी, कॉन्वेक्स दर्पण लगा हुआ होता है। बोलो आया ना। उसके बाद सुनना मेरी बात। और कौन फैला के दिखाता है, गाड़ी के साइड का शीशा, साइड का शीशा। अभी गाड़ी के साइड का जो शीशा जो होता है वो भी क्या करता है अभी, बिल्कुल गाड़ी के साइड वाले शीशे में तो ये बात लिखी होती है, ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन इट अपीयर्स। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट पास में है जितना वो दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है गाड़ी का शीशा जो है उसको दूर दिखा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो गाड़ी के साइड का शीशा भी क्या करता है, डाइवर्ज करता है। उसके बाद देखिए एक होता है शार्प टर्न मिरर। शार्प टर्न मिरर क्या होता है, देखो मैं बताता हूं आपको शार्प टर्न मिरर क्या होता है। जैसे कि कोई एक ये रास्ता है पहाड़ी इलाकों में और एक ये रास्ता है, ऐसे करके
अब यहां से कोई गाड़ी आ रही है और एक यहां से कोई गाड़ी आ रही है, अब इन दोनों को गाड़ी दिख थोड़ी ना रही, शार्प टर्न है। अब यहां पर दिखाने के लिए कोई ना कुछ चीज लगाना पड़ेगा, इसलिए शार्प टर्न पर यहां पर एक मिरर लगाया जाता ताकि इसको तो ये दिख जाए, इसको ये दिख जाए। और वो कौन सा मिरर होता है भी, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा होता है भी, कॉन्वेक्स मिरर होता है। मेट्रो स्टेशन वगैरह पर लगे होते हैं, वो भी कौन सा मिरर होता है भी, कॉन्वेक्स मिरर होता है। एक एंटी थेफ्ट मिरर भी कहते हैं इसको, एंटी थेफ्ट मिरर। एंटी थेफ्ट का मतलब होता है चोरों से बचाने के लिए, चोरों से, ये मिरर चोरों से बचाता है। चोरों से बचाने का मतलब क्या होता है भी, जैसे कि पहले जमाने में क्या होता था, कैमरा वैमरा तो होता नहीं था, तो बाहर का सामान जो रखा होता था ना, वहां पर मिरर लगा देते थे और उस मिरर में देखते रहते थे भी कौन भी दुकानदार, ताकि बाहर की कोई चीजों को चुरा ना ले जाए। ठीक है, तो वो मिरर भी कौन सा मिरर होता है भी, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो आपको बस डाइवर्जिंग वर्ड याद रखना, डाइवर्ज जहां पर भी इमेज हो रही है वहीं पर कॉन्वेक्स को ठोक देना है, कन्वर्ट जहां पर इमेज हो रही है, मिरर पूछ रखा है तो कॉनकेव को ठोक देना है। अब आ जाओ भी लेंस की तरफ, किसकी तरफ आ जाओ भी, लेंस की तरफ। लेंस जो होता है ना, लेंस में ये कन्वर्जिंग है कौन सा भी, कॉन्वेक्स। तो भाई सिंपल सी बात है, आपकी आंखें क्या करती हैं, आंख, सबसे पहले तो आंखों में कौन सा लेंस डला होता भी आंखें कन्वर्ट करती हैं, कन्वर्जिंग होती हैं, तो आंखों में कौन सा लेंस डला होता भी, ये। कैमरे में भी कौन सा लेंस डला होता भी, यही डला होता है। एक भी अपन पेपर बर्निंग लेंस, जो बच्चे होते थे, छोटे बच्चे होते थे, एक लेंस लेते थे और उसको प्रकाश की किरण को इकट्ठा करते थे एक जगह पर, और वो पेपर मतलब बर्न हो जाता था। वो भी मिरर जो होता है, किस प्रकार का मिरर होता है भी, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जहां कहीं भी ये टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सारे के सारे जितने भी होते हैं, इनके अंदर सब में लेंस कौन सा लगा होता है भी, कॉन्वेक्स लगा होता है। एक जगह पर ये इमेज को क्या करके दिखाते हैं भी, इकट्ठा करके दिखाते हैं। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस, तो एक बात याद है ना, कभी भी लेंस से क्वेश्चन आ जाए ना, तो लेंस से तो आंख मीच कर किसको ठोक देना, आंख मीच कर इसको ठोक देना, किसको भी, कॉन्वेक्स लेंस को, क्योंकि कॉनकेव लेंस का तो कहीं पर प्रयोग होता ही नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में जरूर होता है, एक मतलब मायोपिया में जरूर होता है, नहीं तो उसके बाद अलावा कहीं पर भी कॉनकेव का प्रयोग नहीं होता है। बस इस बात का याद रखना, और कोई बात भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो और सारे के सारे लेंस में कभी भी क्वेश्चन आए तो कॉन्वेक्स लेंस से कर देना। ये आपके लेंस के बारे में मैंने यूजेस बताए हैं, यूजेस से पहले मैंने आपको थोड़े समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब एक बार थोड़ी आंखों को देख लेते हैं, आई को देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इतना डिटेल तो अपन नहीं करवा सकते, वैसे तो लेंस बहुत ज्यादा है इनके, मतलब कहाँ पर कौन सी इमेज बढ़ती है, किस किस जगह पर क्या क्या चीजें रखी जाती हैं, तो क्या इमेज बनेगी, तो ये बातें जो है अपन मैराथन क्लास में तो डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और अपने को जो है इसको, मैराथन का मतलब होता है भी अपन एक आउटर व्यू ले दे, नया मत सीख पाए। नया तो देखो भी, नया सीखने का टाइम जो होता है वो पेपर से पहले होता है। आप रेगुलर क्लासेज अटेंड करो, ठीक है, आपको नया सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको रिवीजन पोर्शन चाहिए, रिवीजन का मतलब आप ये चाहो एग्जाम से पहले आपका ऐसा कोई टॉपिक मिल जाए जहां से आपका जो है लगभग 70 से 80% कवर हो जाए, तो उसके लिए मैराथन होती है। तो यहां से आपको 70 से 80% कवर हो जाएगा। 20 से 30% जो है उसको आप राम के भरोसे छोड़ सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो भी, ऐसा मान सकते हो कि भी ठीक है इतना ही काफी है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमें आंखें, ठीक है, आंखों से बात करते हैं अपन, आई से बात करते हैं। आई के बारे में थोड़ा बताऊंगा, उसके कुछ डोसेज बताऊंगा। डोसेज का मतलब कुछ जो डिफेक्ट है वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, देखो भाई आंख, आई, ठीक है, जो आपकी आंखें जो होती हैं वो कैमरे की तरह कार्य करती हैं, आप सभी को पता होगा। जैसा आपका कैमरा होता है वैसे ही आपकी आंखें कार्य करती हैं, देखने का कार्य करती हैं। प्रकाश इनके अंदर प्रवेश करता, प्रवेश करके रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या बनाता है, इमेज बनाता है। क्या होती है, कैसे कार्य करती है, मैं सारी बातें बताऊंगा। देखिए, जो आंख आपको बाहर दिख रही है ना, बाहर का जो आवरण जो होता है ना, उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये जो आंखों का बाहर का जो हिस्सा जो होता है ना, बाहर बिल्कुल उभरा हुआ जो हिस्सा होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, अपन इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है आंखों का बाहर का हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है।
ठीक है, क्लियर भाई। उसके बाद सुनना, उसके बाद देखिए आंखों का थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, हो सकता है थोड़ा अलग बने, इतना ज़्यादा ड्राइंग मास्टर तो नहीं है अपन, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि इसको, ये प्याज नुमा स्ट्रक्चर ही होता है, ऐसा माना जाता था, पहले भी अपन पढ़ते थे, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ होता है आंखों के अंदर, क्या लगा होता है अभी, लेंस लगा हुआ होता है, आप सभी को पता है कॉन्वेक्स लेंस होता है आंखों के अंदर, ये अभी अभी मैंने बात बताई है। कौन सा लेंस होता है भी, कॉन्वेक्स लेंस। इन लेंस को मसल्स पकड़ी हुई होती हैं, क्या पकड़ी हुई होती हैं भी, मसल्स पकड़ी हुई होती हैं, इन लेंस को मसल्स जो होती हैं वो पकड़ी हुई होती हैं, और इन मसल्स को जो है वो अपन बोलते हैं भी सिलियरी मसल, क्या बोलते हैं भी, सिलियरी मसल, सिलियरी मांसपेशी जो होती है इनको बोलते हैं। ये लेंस होता है, लेंस जो होता है इसके यहाँ पर एक फेज होता है जहाँ से प्रकाश इंटर करता है, यहाँ पर एक फेज होता है जहाँ से प्रकाश इंटर करता है, और यहाँ पर एक जो होता है आपके आंखों का जो रंग जो होता है ना, आंखों का रंग देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकना। ये जो बीच में आपको आंखें दिख रही हैं, जो आंखों का जो कलर जो होता है ना, जैसे कि ब्लू आइज, ब्लैक आइज, किसी की रेड आइज, पता नहीं कैसी कैसी आंखें होती हैं, ठीक है, ब्राउन आइज, तो ये जो आंखों का कलर जो होता है ना, ये आंखों का कलर है आपका जो है ना, वो कहलाता है भी आइरिस। क्या कहलाता है भी, आइरिस। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आंखों का कलर किसकी वजह से होता है, आइरिस की वजह से होता है। और ये जो बीच में जो ये बिंदु दिख रही है ना, मेन चीज यही है, बीच वाली बिंदु जहां से प्रकाश इंटर करता है। आप सारी आंख को बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बिंदु को जैसे ही बंद करोगे आपको दिखेगा नहीं, ये ही मेन चीज है, यहीं से प्रकाश क्या करता है भी, इंटर करता है, और इसको बोलते हैं भी अपन पुपिल्स। क्या बोलते हैं भी, पुपिल्स बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भी, पुपिल्स बोलते हैं, ठीक है। और यहीं से प्रकाश इंटर करता है, और प्रकाश इंटर करके किस पे टकराता है भी, आपके लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पर टकराता है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है भी, इमेज को कन्वर्ट करता है। क्या करता है भी, प्रकाश को कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। और यहां पर आपका, यहां पर मान के चलो, यहां पर आपका की होती भी रेटिना, क्या होती भी, रेटिना, जहां पर ये प्रकाश आएगा और एक जगह पे इकट्ठा होगा, रेटिना पर क्या बनेगी भी, इमेज बनेगी। कहां पर बनेगी भी, रेटिना पर इमेज बनेगी, ठीक है। इस इमेज को, रेटिना पर बनने वाली जो इमेज होगी, मैंने आपको बताई थी, इमेज कॉन्वेक्स लेंस हमेशा वाउ बनाएगा, वास्तविक और उल्टी बनाएगा, वास्तविक और उल्टी बनाएगा। और यहां पर ये जो मसल्स होती हैं, इन वास्तविक और उल्टी इमेजों को, इनको कहते हैं भी ऑप्टिकल नर्व। क्या बोलते हैं भाई, ऑप्टिकल नर्व जो है ये वास्तविक और उल्टी इमेजों को लेकर जाएंगी कहां पर भाई, मस्तिष्क के पास, किसके पास भी, ब्रेन। और ब्रेन क्या करेगा, इन इमेजों को सीधी करेगा। और आपको क्या दिख रहा हूं मैं भाई, बिल्कुल सीधा दिख रहा हूं, लेकिन आपको आंखों में कैसी इमेज बनती है भाई, उल्टी बनती है। रेटिना पर हमेशा वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है। ब्रेन जो है इमेज को सीधी करने का कार्य करता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, आंखों में इमेज कहां बनती है, आंखों में इमेज रेटिना पर बनती है। आंखों में इमेज कैसी बनती है, वास्तविक और उल्टी बनती है। आंखों में इमेज को ले जाने का कार्य कौन करती हैं, ऑप्टिकल नर्व करती हैं। आंखों की इमेज को सीधा करने का कार्य कौन करता है, ब्रेन करता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहां पर एक द्रव भरा होता है, पूरा का पूरा यहां पर द्रव भरा होता है, जिसको एक्वस हुमस बोलते हैं। एक्वस हुमस जो होता है वो एक द्रव होता है जो इसके अंदर भरा हुआ होता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता, बस द्रव होता है। आंखों के अंदर द्रव जो होता है उसको क्या कहते हैं, एक्वस हुमस, उमर जो होता है उसका नाम होता है। अब देखो यहां से क्वेश्चन एक उठ के आता है, ये जो कॉर्निया जो ना, ये कॉर्निया, आंखों की बाहरी जो परत जो होती है उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन आएगा तो कॉर्निया कहते हैं। जो आंखों का दान देने योग्य जो भाग जो होता है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। ये क्वेश्चन आता है, बस खत्म कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद आंखों में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये क्वेश्चन आता है। लेंस को कौन सी मसल पकड़ी हुई होती है, ये क्वेश्चन आता है। सिलियरी मसल्स जो होती हैं लेंस को पकड़ी हुई होती हैं। क्वेश्चन आता है कि आंखों का कलर किसका कलर होता है, तो आंखों का कलर आइरिस का कलर होता है। क्वेश्चन आता है आंखों में प्रवेश कहां से प्रवेश करता है, तो पुपिल्स के माध्यम से प्रवेश करता है। किसके माध्यम से, पुपिल्स के माध्यम से प्रवेश करता है। और ये ही आपको देखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। आंखों में इमेज कहां पर बनती है भी, रेटिना पर बनती है। कहां पर बनती है भी, रेटिना पर बनती है। अब थोड़ा और डिटेल एक बार मैं बता देता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए आपका जो रेटिना जो होता है ना, वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक तो बना होता है रोड सेल से, और एक बना होता है कोन सेल से। रोड का मतलब होता है छड़ कोशिकाएं, कोन का मतलब होता है शंकु कोशिकाएं। ये रेटिना आपकी 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। रोड सेल का कार्य क्या होता है और कोन सेल का, देखिए कोन का मतलब सी और सी का मतलब कलर।
जो आप कलरफुल जो दुनिया देख पा रहे हो वो किन की वजह से देख पा रहे हो, भी कौन सेल की वजह से देख पा रहे हो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आंखों की कौन सी कोशिकाएं जो है कलर डिफाइन करती हैं, तो कौन सी भी कौन सेल करती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रोड सेल क्या करती है, भी प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, प्रकाश को कौन देखता, प्रकाश को कौन सी कोशिकाएं संवेद करती हैं, वो कौन सी होती हैं, भी आपकी रोड सेल होती हैं। एक एक बीमारी होती है इनकी कमी से। कौन सेल नहीं होगी तो भी आपको क्या नहीं दिखेगा, कौन सेल नहीं होगी तो आपको कलर नहीं दिखेगा, कलर नहीं दिखेगा तो आपको रोग हो जाएगा जिसको बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा रोग हो जाएगा भाई, कलर ब्लाइंडनेस। तो आपसे पूछ सकता है कलर ब्लाइंडनेस किस कोशिका की कमी से होता है, भी कौन सेल की कोशिका से होता है। वैसे डिटेल में अपन कलर ब्लाइंडनेस बायोलॉजी में करेंगे। रोड सेल से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट ब्लाइंडनेस, देखिए प्रकाश संवेदी तो नाइट में जो होता है वो देखने में सहायक होती है। रोड सेल क्वेश्चन आता है नाइट में देखने में कौन सी कोशिकाएं जो होती हैं सहायक होती हैं, रोड सेल होती हैं। और रोड सेल अगर आंखों में नहीं होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। कहने का मतलब दिन में तो दिखेगा, रात को नहीं दिखेगा, क्योंकि रात को दिखाने के लिए कौन सी कोशिका होती है, रोड सेल होती है, रेटिना की रोड सेल होती है, और यही नहीं होंगी तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये थी भी आपकी आंख। क्या थी भी, आंख। अब सुनना भाई, अगर इमेज रेटिना के ऊपर बन रही है तो ठीक है, अगर रेटिना से पहले, रेटिना के बाद, रेटिना के आगे पीछे कहीं पर भी बढ़ रही है तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या नहीं देगा, अंधा। एक अंधा व्यक्ति और बता देता हूं क्या होता है, अंधा व्यक्ति क्या होता है, आंख होती है, सब कुछ होता है, सारी चीज होती है, लेकिन यहां पर ब्लैक स्पॉट होता है, ब्लैक स्पॉट होता है। ब्लैक स्पॉट का मतलब यहां पर बिंदु होता है और यहां पर इमेज नहीं बढ़ पाती, रेटिना में डिफेक्ट होता है, यह बात याद रखना। और व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। ठीक है, रेटिना में डिफेक्ट होता है। वैसे पूरी की पूरी आंख होती है, सब कुछ देखोगे ना, इसको तो आंख है, दिखता क्यों को नहीं इसने। ठीक है, दिखा है भाई, दिखा है का मतलब इसके रेटिना ब्लैक स्पॉट होता है, ऐसा होता है अंधा। अब सुनना भाई, अगर इमेज पहले बनी तो रोग हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, अगर इमेज बाद में बनी तो रोग हो जाएगा भाई दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ये मायोपिया, ये प्रेस बायोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, सॉरी, निकट में आया तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूर में आया तो आइट्रोमेट्रोपिया। ठीक है, तो ये होते हैं। और अगर ये लेंस को पकड़ी हुई है सिलेरी मसल, अगर ये कमजोर होगी तो एक रोग हो जाएगा जिसका नाम है जरा दूरदृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं बायोपिया। ठीक है भाई, चलो प्रेस बायोपिया। अब मैं बात करता हूं रोग की, डिजीज ना मतलब इनकी डिसऑर्डर्स की। तो 3-4 रोग जो है मैं लिख देता हूं, यहां पर बात करते हैं। देखो, आई डिफेक्ट्स, आई डिफेक्ट्स, आंखों के जो डिफेक्ट है। देखो यहां पर मैंने मान के चलो ये है रेटिना, यहां पर मैंने लिख दी रेटिना, यहां पर आपका लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, और ये आपका प्रकाश आ रहा है। और प्रकाश देखिए यहां पर पहला रोग है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं भी, मायोपिया। अब सुनना मेरी बात, निकट दृष्टि दोष नाम क्यों पड़ा, इसमें होता क्या है, निकट दृष्टि में होना तो ये चाहिए कि निकट की वस्तु नहीं दिखेगी, लेकिन उल्टा होता है, निकट की तो स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं देगी। फिर सुनना, निकट की स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। ये बात होती है भी आपका क्या भी निकट दृष्टि दोष के अंदर, दूर की नहीं दिखाई देगी, निकट की दिखाई देगी। कहने का मतलब दूर को जिसको दूर का नहीं दिखता ना, जिसको दूर का नहीं दिखता उसको निकट दृष्टि दोष होता है। निकट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी जो इमेज है रेटिना पर ना बनकर कहां पर बन जाती है भी, पहले बन जाती है। रेटिना पर ना बनकर कहां बन जाती है भी, पहले बन जाती है, निकट बन जाती है, रेटिना से पहले बन जाती है। अब भाई सिंपल सी एक बात बताओ मेरे को, इस इमेज को मेरे को दूर लेके जाना, कहने का मतलब रेटिना के ऊपर फोकस करना है। किसके ऊपर फोकस करना, रेटिना के ऊपर फोकस करना है। तो मैं कौन से लेंस का प्रयोग करूंगा, खुद अपने आप सोच के बताओ भाई। सिंपल सी बात है, कॉन्वेक्स लेंस का तो प्रयोग करूंगा नहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस तो और पास लाएगा, कन्वर्ट करेगा। तो कौन सा लेंस प्रयोग करूंगा, जो डाइवर्ज करेगा, दूर लेके जाएगा। इसलिए यहां पर मैं लेंस लगा दूंगा कॉनकेव। कौन सा लगा दूंगा भाई, कॉनकेव। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस या फिर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऐसे करोगे तो कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, तो कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा भी दूर दृष्टि दोष।
दूर दृष्टि में दूर की तो स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की दृष्टि नहीं दिखाई देगी। कहने का मतलब जो पढ़ाई करते हैं मन बुक वगैरह, निकट की वस्तु जो होती है वो दिखाई नहीं देगी, उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। कि क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी? हाइपरमेट्रोपिया। इसमें होगा क्या? इसमें बननी थी इमेज यहाँ पर, लेकिन इमेज बनेगी कहाँ पर? यहाँ पर। दूर जाके बनेगी। कहाँ जाकर बनेगी भी? दूर जाकर बनेगी। अब देखो एक बात था, इस इमेज को पास लेके आना मेरे को, तो सिंपल सी बात है, पास लेके आना तो कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मैं कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करूंगा। कौन से लेंस का प्रयोग करूंगा भाई? कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करूंगा दूरदृष्टि दोष के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर भाई? उसके बाद भी हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। उसके बाद है भाई प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया हो भी जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रेस बायोपिया रोग क्यों होता है? तो प्रेस बायोपिया रोग होता है क्या? अभी बुढ़ापे में, बुढ़ापे के साथ साथ व्यक्ति की सिलरली मसल जो होती थी, जो मसल किसको पकड़ी हुई थी? लेंस को पकड़ी हुई थी, वो कमजोर हो जाती हैं, और उन कमजोर होने की वजह से सिलेरी मसल कमजोर होने की वजह से, मस्कल्स जो है कमजोर होने की वजह से जो होता है ये रोग हो जाता है। और इस रोगी को बुढ़ापे में होता भी है। किस में होता भी? बुढ़ापे में होता है। और इसमें है ना, नहीं तो निकट का स्पष्ट दिखाई देता है, नहीं दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। और इस प्रकार के रोगी के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता था? द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकल का मतलब ऊपर तो अवतल होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और नीचे उत्तल होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऊपर अवतल, नीचे उत्तल। तो बुढ़ापे के साथ दोनों, नहीं तो दूर की दिखती, नहीं तो दूर की दिखती, नहीं पास की दिखती। इसके लिए क्या किया जाता है? द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पास की भी दिखा देगा, दूर की भी दिखा देगा, इसको बोलते हैं भाई अपन। क्लियर भी? तो ये रोग थे जिसके बारे में बात की। एक अस्टिग्मेटिज्म भी होता है। भी हिंदी मेरे को ध्यान नहीं है। अस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? ऊर्ध्वाधर, मतलब नीचे की तरफ देखने में दिक्कत होती है, ऊर्ध्वाधर नहीं दिखता, नीचे की तरफ नहीं दिखता। उसके लिए अपन बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अस्टिग्मेटिज्म में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? भी बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। शायद अस्टिग्मेटिज्म को अबिंदुता कहते हैं, मे बी। ठीक है, अस्टिग्मेटिज्म में नीचे की तरफ नहीं देखा जाता, नीचे की तरफ देखने पर चक्कर आते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर देखने में प्रॉब्लम होती है। क्लियर भी? चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर अपना है, इसको लाइट को यहीं पर खत्म करते हैं। और हालांकि लाइट बहुत ही बड़ा चैप्टर है, न्यूमेरिकल भी बनते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन तो मैंने आपको ये कहा कि न्यूमेरिकल के तो मैं अलग से एक क्लास लेके आऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे लॉ, नियम, सारे के सारे इक्वेशन, सारी के सारी इक्वेशन, मतलब जितने भी आपके न्यूमेरिकल बनेंगे जिन भी इक्वेशन पर, सारे के सारे न्यूमेरिकल लेके आऊँगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट है भी इलेक्ट्रिसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी इलेक्ट्रिसिटी। जो आप लाइट यूज कर रहे हो ना भाई, ये ही इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जो लाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, आपके घरों में जो प्रभावित हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं, वर्ड से ही आपको पता चला गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। देखना भाई, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं एक एक बात करवाता हूं। जैसे कि ये वायर है, कोई ये वायर है, ये वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयन, पॉजिटिव नेगेटिव आयन ट्रेवल कर रहे हैं इस वायर के अंदर। ठीक है, और ये ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या? इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, जैसे कि विद्युत धारा ट्रेवल करती है किसके अंदर भी? आपके एक वायर के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है? इलेक्ट्रिक करंट, जिसको अपन डिनोट करते हैं आई से, विद्युत धारा। यहीं से कंसेप्ट जो समझते चलना। विद्युत धारा होती क्या? अभी जो चार्ज इस वायर में फ्लो कर रहे हैं, वो किस दर से फ्लो कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं भी इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चार्ज ऑफ, फ्लो ऑफ चार्ज Q/T। क्या होता भी आपका चार्ज का मतलब आवेश, और T का मतलब होता है भी समय। तो Q/T जो होता है आपकी विद्युत धारा होती है। Q/T क्या होती है भी? विद्युत धारा होती है। आवेश की दर जो होती है वो क्या होती है भी? आपकी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट होती है। ठीक है, इसकी SI यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है। SI यूनिट एम्पियर होती है। वैसे इसकी यूनिट जो है अपन यहीं से ड्राइव करके इसकी आवेश की कूलाम होती है। आवेश की क्या होती है? कूलाम पर सेकंड लिख सकते हैं इसकी क्या भी? दूसरी यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की। क्या भी? इलेक्ट्रिक करंट की। क्लियर है? आई याद रखना, आई इलेक्ट्रिक करंट होता है। एक होता भी देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन और यहां पर इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में एक छोर से दूसरे छोर में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा या नहीं होगा, और उसी डिफरेंस को बोलते हैं भी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं भी? पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको विभवांतर V बोलते हैं, जिसको विभवांतर V बोलते हैं, इन दोनों का प्रयोग होगा भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और ये ही करंट का निर्माण करेंगी। और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है भी ओम साहब। क्या आया भी? ओम साहब। ओम के नियम पर ही अब पूरी की पूरी जो है इलेक्ट्रिसिटी करने वाले हैं, सारा का सारा विद्युत धारा जो है वो करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बार विद्युत धारा के बारे में बता देता हूं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जो करंट घरों में आ रहा है और जो करंट अलग अलग प्रकार के, दो प्रकार के करंट होते हैं। देखना भाई, इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता भी एसी और दूसरा होता भी डीसी। ये होता अल्टरनेटिव करंट, ये होता डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट का मतलब क्या होता है? ये ऐसे चलता है, ऐसे प्लस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके चलता है अल्टरनेटिव करंट। घरों में कौन सी धारा प्रवाहित होती है? बहुत बार क्वेश्चन आता है, घरों में कौन सी धारा प्रवाहित होती है? एसी करंट प्रवाहित होती है। डीसी क्या होता है? भी जो डायरेक्ट चलता है, सीधा चलता है, ऐसे सीधी रेखा में चलता है, उसको डायरेक्ट कहते हैं। देखिए ये प्लस माइनस में चलता है ना, तो गैप होता है, छोड़ देगा, मतलब करंट लगेगा तो छोड़ देगा ये, ठीक है, इतना ज्यादा मतलब डेंजरस नहीं होगा। ये सीधी रेखा में चलता है डीसी करंट, अगर एक बार पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं, जैसे ही ये पकड़ेगा व्यक्ति की मृत्यु ही कर देगा। सबसे खतरनाक करंट होता है। क्वेश्चन आता है खतरनाक करंट कौन सा है? खतरनाक जो करंट है वो डीसी है। ये पाया किस में जाएगा? जनरेटर में पाया जाएगा। जनरेटर जो उत्पन्न करेगा वो डीसी करंट होगा, और या फिर इन्वर्टर की बैटरी जो होगी, इन्वर्टर की बैटरी जो होगी उसमें भी कौन सा करंट पाया जाएगा? भी डीसी करंट पाया जाएगा। घरों में कैसा करंट पाया जाता है? भी एसी करंट पाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है, घरों में जो एसी करंट पाया जाता है वो कितनी वोल्टेज का होता है, कितनी वोल्ट का होता है? तो 220 वोल्ट का जो होता है आपका जो होता है घरों में करंट होता है। घरों में कितना करंट होता है? भी 220 वोल्ट का करंट पाया जाता है। ये बात भी आप याद रखना। उसके बाद कई बार क्वेश्चन आता है, घरों में कितनी आवृत्ति का करंट पाया जाता है? तो घरों में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति का करंट पाया जाता है। कितनी आवृत्ति का? भी 50 हर्ट्ज आवृत्ति का करंट पाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है, घरों में कितने एम्पियर का करंट पाया जाता है? तो एक बात याद रखना, 10 से 15 एम्पियर का करंट जो होता है घरों में यूज किया जाता है। जैसे कि जो छोटे उपकरण होते हैं, साधारण उपकरण होते हैं, उनमें 10 एम्पियर का, जो बड़े उपकरण होते हैं जैसे फ्रिज है, एसी है, या जो बड़े उपकरण है उनमें कैसी की भी 15 एम्पियर की धारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये एसी और डीसी जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की दो प्रकार होती हैं। अब देखिए एसी और डीसी, इनमें एसी को डीसी में बदलने के लिए और डीसी को एसी में बदलने के लिए एक मतलब इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं भाई? रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर इन्वर्टर जो आपकी इन्वर्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई? एसी को डीसी में, कहने का मतलब घरों में एसी होती है, ठीक है, उसको डीसी में बदल देंगे, बैटरी में डाल देंगे, फिर बैटरी से वापस एसी में डाल देंगे। एसी से डीसी में कौन बदलता भी? रेक्टिफायर या इन्वर्टर बदलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। उसके बाद भी एक होता है भी एसी धारा को या डीसी धारा को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं भी? धारा को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए, मतलब कम या ज्यादा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर। जैसे भी बड़ी जो लाइन होती है वो 11,000 की लाइन आती है और 11,000 को 220 में मतलब कम कर देते हैं, और कुछ स्टेपलर लगे होते हैं। स्टेपलर का मतलब जो ट्रांसफार्मर ही होते हैं वो क्या कर देते हैं? बढ़ा भी देते हैं। घटाना या बढ़ाना कार्य किसका भी? ट्रांसफार्मर का कार्य है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और एक बात इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता देता हूँ, देखिए वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा आपके पास, वो भी मैं बता देता हूँ। 2-3 चीजें होती हैं भी, एक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज नापता है, एक वोल्टेज, देखिए एक तो होता भी अमीटर, एक होता गैल्वेनोमीटर, एक होता भी आपका वोल्टमीटर। ये तीनों अलग होते हैं भाई, सुनना। अमीटर क्या कार्य करता है, गैल्वेनोमीटर क्या कार्य करता है भी? अमीटर क्या होता है भी? विद्युत धारा को देखने वाला, विद्युत धारा को चेक करने वाला क्या कहलाता है भी? अमीटर कहलाता है। विद्युत धारा को चेक करने वाला, जैसे कि अपन वो ना एक पेचकस लेते हैं और ऐसे करके नहीं देखते करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो जो होता है ना वो क्या होता है भी? आप हो सकते हो छोटी लेवल पे, बड़े लेवल पे भी, कि किसी चीज में इलेक्ट्रिसिटी आई है, आ रखी है या नहीं आ रखी है, इसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भी? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। आई को चेक करने के लिए किसका
प्रयोग किया जाता है अभी, इमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा अभी गैल्वेनोमीटर, इनमें फर्क मत समझना, ये आई को मेजर करता है, ये आई को मेजर करता है। मेजर करने का मतलब ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, यहां पर तीर लगी होती है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहां पर इंडिकेटर्स लगे होते हैं एम्पियर में, भी इतनी एम्पियर धारा आई है, इतनी एम्पियर धारा आई है, इसको मेजर करेगा कि भाई कितनी एम्पियर की धारा आई हुई है। इसको मेजर कौन करेगा, अभी गैल्वेनोमीटर करेगा। एमीटर क्या करेगा, आई को केवल चेक करेगा। वोल्टमीटर क्या करेगा, वोल्टेज को क्या करेगा, अभी मेजर करेगा। वोल्टमीटर किसको मेजर करेगा, अभी वोल्टेज को मेजर करेगा कौन, भी आपका वोल्टमीटर। तो अमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट भी ओम का नियम। किसका नियम भी, ओम का नियम, ठीक है। देखो भी ओम का नियम, ओम का ओम रूल। ओम साहब ने क्या कहा था, ओम ने कहा था कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। कहने का मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भी, I के। और जब इसको सोल्व करेंगे तो V बराबर होता है IR के। किसके भाई, IR के। R क्या होता है भी, R होता है भी रेजिस्टेंस। क्या होता है भी, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। क्या होता है भी, प्रतिरोध होता है, ठीक है। ये क्या होता है भी, यहां से आपको सारी के सारी जो है इलेक्ट्रिसिटी यहीं से समझ में आएगी। रेजिस्टेंस क्या होता है भी, किसी भी मतलब वायर में, किसी भी तार के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी पाथ के अंदर जो बाधा होती है, जो किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर क्या होती है भी, बाधा होती है, उसको क्या कहते हैं भी, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध की यूनिट जो होती है ना, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है भी, ओम होती है। ओम जो होती है इसकी यूनिट होती है किसकी भी, प्रतिरोध की। यह एक बाधा है। जैसे कि सिंपल एक बात याद रखना, रेजिस्टेंस करता क्या है, जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर के आगे मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना चाहूं तो क्या इस मार्कर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बाधा बहुत ज्यादा है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। दूसरी तरफ मैं लेता हूं कोई लो का वायर लेता हूं, या फिर मैं लेता हूं चांदी का वायर, क्योंकि उसकी सबसे अच्छा चालक होता है। जैसे उसके अंदर से मैं इलेक्ट्रिसिटी करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि चांदी के पास सबसे कम रेजिस्टेंस होता है। तो जितनी, देखिए यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, V/I हो जाएगा बराबर है R। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, उल्टा होता, नीचे चली गई नहीं वैल्यू। तो अगर R ज्यादा होगा, बाधा ज्यादा होगी तो विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी, बाधा कम होगी तो विद्युत धारा क्या होगी, प्रभावित होगी। और ये जो है ना, ये दो चीजों की परिभाषा देता है, एक चालक की, एक कुचालक की। चालक होता भी कंडक्टर और कुचालक होता इंसुलेटर। चालक कोई वस्तु कब होगी, जब उसके अंदर R क्या हो जाएगा भी, मिनिमम हो जाएगा। R क्या हो जाएगा भी, मिनिमम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, तो वस्तु क्या होगी, चालक। अगर R ज्यादा हो जाएगा, बाधा ज्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, कोई वस्तु कुचालक हो जाएगी। तो इसीलिए क्वेश्चन एक बार आ जाता है, कई बार सबसे अच्छा चालक कौन भी, चांदी। तो अटके क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कि सबसे कम रेजिस्टेंस किस धातु का होता है, तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है भी, आपकी चांदी का होता है। क्लियर भी। तो ये चालक और कुचालक के बारे में मैंने आपको बताया है। अब सुनना भाई, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार I दे देता, V दे देता, R पूछ लेता है, R दे देता, I दे देता, V पूछ लेता है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ये इक्वेशन भी आपकी बन जाती है। अब देखो सुनना मेरी बात, एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं। जो आपका रेजिस्टेंस जो होता है, मैंने आपको क्या बताई भी, रेजिस्टेंस जो होता है, अगर मैं क्या कहूंगा अभी, अगर मैं लंबाई को बढ़ा दूंगा तो बाधा भी क्या हो जाएगी भी, बढ़ जाएगी। अगर मैं लंबाई को बढ़ा देता हूं तो क्या हो जाती है भी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर लंबाई मैं किसी वायर की, जैसे मान के चलो ये वायर है, अगर मैं इस वायर की लंबाई को बढ़ा दूंगा तो इसमें क्या हो जाएगी भी, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा भी, इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो ज्यादा पास नहीं हो पाएगी। अगर मैं R को बढ़ा, मतलब अगर मैं एरिया को बढ़ा देता हूं, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी भी, कम हो जाएगी। इस सिंपल सी बात समझ के सोना, एक तार की अपेक्षा एक प्लेट में करंट ज्यादा प्रभावित होगा, एक तार की अपेक्षा एक प्लेट में, क्योंकि प्लेट का एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भी, कम हो जाएगा। बाधा कम होगी तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा भी, ज्यादा हो जाएगा। तो एक प्लेट जो होगी ना, लंबी प्लेट, वो ज्यादा करंट फ्लो करेगी, और एक तार होगा वो क्या करेगा भी, कम करेगा। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को जब मैं पाता हूं तो मैं पाता हूं R बराबर होती है रो L/A। R बराबर है रो L/A। देयर इज रो जो है ना वो है भी रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता,
रोधकता। प्रतिरोधकता किसी भी पदार्थ का गुण है भाई, प्रतिरोधकता किसी भी पदार्थ का गुण है कि वो कितना चालक है कितना कुचालक है। तो किसी भी पदार्थ का गुण जो होता है वो क्या कहलाता है भाई, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता कहलाती है। देखिए प्रतिरोध की यूनिट क्या थी भाई, ओम थी, लेकिन प्रतिरोधकता की यूनिट अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं ओम यहां पर रो लिख सकता हूं और आर इंटू मैं ए कर सकता हूं, बटे में मतलब एल जो होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं करूं तो ये आर की यूनिट ओम होगी, ए एरिया होता मीटर गुणा में मीटर, तो इसको मैं करूंगा मीटर गुणा में मीटर, और एल जो होगा लंबाई ये क्या होती है, मीटर होती है, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट जो होगी वो ओम मीटर होगी, ओम मीटर होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस की ओम और रेजिस्टिविटी की क्या होती है भाई, ओम मीटर होती है। ये बात आप याद रखना, बिल्कुल भाई, क्लियर रेजिस्टिविटी तक। चलो भाई नेक्स्ट पर चलते हैं। रेजिस्टिविटी से ही, देखिए रेजिस्टिविटी का ही उल्टा होता है भी कंडक्टेंस या कंडक्टर, कंडक्टेंस या कंडक्टर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा जो होता है वो क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस का उल्टा। देखिए अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टर अच्छा होगा, कंडक्टेंस क्या होगी भी, उसकी चालकता क्या होगी भी, अच्छी होगी, बोला है ना। तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है भी कंडक्टर। तो अब कंडक्टेंस के बारे में बात करता हूं, कंडक्टर, चालक, देखना चालक, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होती भी, चालकता क्या होती, चालक क्या होती भी, चालकता नहीं भी, चालक क्या होता है भाई, किसी भी वस्तु का 1/r, कहने का मतलब r क्या हो जाएगा भाई, इनवर्स हो जाएगा। r का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा ही क्या होती है, कंडक्टेंस होती है। मतलब जितनी बाधा कम होगी उतना ही अच्छा क्या होगा अभी, चालक होगा। अब भाई सिंपल सी बात है, कंडक्टर की यूनिट क्या थी, ओम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 1/ओम, बोलो आया ना। अरे कंडक्टर की यूनिट ओम थी तो इसकी क्या हो जाएगी भी, 1/ओम हो जाएगी। क्या मैं कह सकता हूं चालक जो होता है उसकी यूनिट जो होगी ओम इनवर्स हो जाएगी। ओम इनवर्स का मतलब ओम का उल्टा, और ओम का उल्टा क्या हो जाएगी, महो हो जाएगी। और इसको दिया था सीमेंस ने, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सीमेंस हो जाएगी। तो ये तीनों यूनिट जो होती हैं वो किसकी होती हैं भी, चालक की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है भी, चालक की यूनिट होती है। उसके बाद भी एक होती है कंडक्टिविटी, ये तो होता है कंडक्ट, एक होता है कंडक्टिविटी, या फिर मैं कह देता हूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ये क्या होता है अभी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो यूनिट जो होती है वो क्या होती है, तो याद रखना स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो यूनिट जो होती है वो सीमेंस पर मीटर, सीमेंस पर मीटर होती है। ये बस जो है यूनिट से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और आपसे पूछता भी है, क्लियर भी। तो ये मेरे हिसाब से कंडक्टर, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सारा जो है आपका जो सारा फंडामेंटल जो है यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कुछ बातें और कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी से ही। देखो स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये मैराथन क्लास है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम से कम समय में देना है, प्रोवाइड करना है मटेरियल, ठीक है। अब देखो भाई, एक जो है आपका जो कंडक्टेंस हो गया, एक 2-3 चीज़ें होती हैं उनके बारे में मैं बात और कर देता हूँ। जैसे फ्यूज तार है, हीटर का तार है, चलो भी ये तो मैं बात बता ही देता हूँ, आपको पता ही होगा। फ्यूज तार जो होता है वो जल्दी मेल्ट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार मैग्नेट के बारे में और बता देता हूँ, मैग्नेट के बारे में। इसके अंदर मैग्नेट, चुंबक, चुंबक जो होती है क्या होती है चुंबक, उनके बारे में बताता हूं। देखिए चुंबक एक ऐसी चीज है जिसकी जो होती हैं 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक दूसरा पोल क्या होता है भी, साउथ होता है। नॉर्थ और साउथ की जो होती है वो पोल की जो होती है क्या होती है भी, चुंबक होती है। और मैग्नेटाइट को, ये क्वेश्चन आया था भाई, मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं, नेचुरल क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। नेचुरल मैग्नेट किसे बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक किसे बोलते हैं। मैग्नेटाइट को Fe3O4 ये होता है मैग्नेटाइट। तो ये चुंबक का क्वेश्चन आता है, चुंबक का एस्क कौन है और कौन है, तो चुंबक का एस्क जो है मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट से ही किसको प्राप्त किया जाता है भी, चुंबक को प्राप्त किया जाता है। अब देखिए चुंबक के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है, भर के क्वेश्चन आता है कि चुंबक को 2 हिस्से में काट देने पर क्या होगा। तो चुंबक को 2 हिस्से में काट देने पर ये नहीं करना कि नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा साउथ पोल अलग हो जाएगा, नहीं भाई। चुंबक को 2 हिस्से में काट देने पर 2 चुंबक बन जाएंगे, इसका भी नॉर्थ और इसका भी साउथ, और दूसरी का भी नॉर्थ और इसका भी क्या भी साउथ। कभी भी नॉर्थ और साउथ अलग नहीं होगा, 2 चुंबक बन जाएंगे चुंबक को क्या करने पर, काटने पर। उसके बाद भी
जो ये चुंबक होती है, इस चुंबक के अंदर एक फील्ड होता है। अभी चुंबक के अंदर क्या होता है, अभी फील्ड होता है जिसको बोलते हैं भी मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं अभी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है अभी, किसी भी चुंबक के चारों तरफ पाया जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। जैसे कि जो चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि यहां से यहां तक, यहां से ये चारों तरफ जो है, जहां पर कोई भी लोहा वगैरह, निकल वगैरह जो है वो क्या होते हैं भी अट्रैक्ट होते हैं, उसको अपन बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। देखिए कई बार चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वहां से क्वेश्चन आ जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र कहां से कहां तक कार्य करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो, अगर मैं बात करूं चुंबक के अंदर, तो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र साउथ टू नॉर्थ पोल होता है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र साउथ टू नॉर्थ पोल होता है, और चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो नॉर्थ टू साउथ पोल होता है। नॉर्थ टू साउथ पोल होता है। ये दो क्वेश्चन आ जाते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र हमेशा जो होता है ना वो क्लोज करो का मतलब बंद पथ के अंदर कार्य करता है। कहने का मतलब ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा। तो ये बंद पथ के अंदर कार्य करता है क्या भी, चुंबकीय क्षेत्र। क्या भी, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ, चुंबक के बाहर नॉर्थ टू साउथ कार्य करता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को जो ना, चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला ने दिया था, इसीलिए इसकी जो यूनिट है वो टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की जो यूनिट जो है वो क्या भी, टेस्ला है, ठीक है। एक होता भी चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट जो ना वो वेबर है। ये बस इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। चुंबकीय जो फील्ड है उसकी टेस्ला है और चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है भी, वेबर है। क्लियर है। तो ये दोनों जो है अलग अलग कार्य करते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं मैग्नेटिक, जो होता है आपका फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो का राइट हैंड रूल क्या है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सभी होती हैं। एक भी मैग्नेट जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। अब हाल ही में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, मैग्नेट से, चुंबक से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं बता देता हूँ। देखिए मैग्नेटिक 3 प्रकार की होती है। एक तो फेरोमैग्नेट होती है, एक क्या होती है, फेरोमैग्नेट होती है। मैग्नेट का मतलब जो होता है वो क्या होता है, फेरोमैग्नेट क्या होती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक। देखिए फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, वे सब्सटेंस जो चुंबक पर चिपकते हैं, आकर्षित होते हैं, चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, उनको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। जैसे कि आपका लोहा फेरोमैग्नेटिक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट। निकल आपका क्या भी, आपका फेरोमैग्नेटिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा फेरोमैग्नेटिक है। लोहा तो सभी को पता है, लेकिन निकल भी फेरोमैग्नेटिक है। चुंबक के ऊपर क्या करता है भी, चिपकता है, मतलब चिपकता है, ठीक है, अट्रैक्ट होता है चुंबक की तरफ, ठीक है। क्रोमियम भी आपका जो है आपका फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। उसके बाद 2 और होते हैं, एक तो डाईमैग्नेटिक होता है, डियामैग्नेटिक होता है, डियामैग्नेटिक होता है, और एक पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। देखिए डियामैग्नेटिक क्या होता है, वो मतलब पदार्थ जो मतलब न ही तो चुंबक पर चिपकते हैं और न ही बिल्कुल भी चुंबक की प्रति अट्रैक्ट होते। कहने का मतलब किसी पदार्थ को, जैसे चुंबक की तरफ, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक की तरफ लेके जाए ना पा, जैसे चुंबक की तरफ किसी पदार्थ को लेकर जाते हैं तो वो बस थोड़ा हल्का थोड़ा वो दिखाते हैं, डांस सा करते हैं कि भी हाँ भी हम चुंबकीय क्षेत्र में आए हैं, लेकिन वो चिपकते नहीं है, बस थोड़ा हल्का कुछ ना कुछ प्रतीत कराते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। डायामैग्नेटिक में कौन आते हैं भी, डायामैग्नेटिक जो होते हैं उसके अंदर आपके जैसे ये पित्तल, तांबा, ठीक है, ये सारे आपके किस में आते हैं भी, डायामैग्नेटिक के अंदर आते हैं। उसके बाद ये पैरामैग्नेटिक वो पदार्थ जो चुंबक की तरफ चिपकते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, उनको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम सबसे इंपॉर्टेंट है और टीन है, ठीक है। ये 2 डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन से डाया है, कौन से पैरा है, कौन सी फेरा है, फेरोमैग्नेटिक है। ये सारे के सारे आपके जो है मैग्नेट हैं, ठीक है। और मैग्नेट बहुत सी ज्यादा है, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत बड़ा है। बड़ा होने का मतलब देखिए जनरली अगर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से आ जाते हैं। पूरा का पूरा अगर आप चाहते हो कि भी पूरा का पूरा हो तो पूरा का पूरा तो देखो मैराथन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप जैसे ही आप कमेंट कर देना जिसको भी चाहिए तो मैं आपको उसके का जो है मतलब लिंक जो है उस वीडियो का उसको डाल दूंगा उसके अंदर, ठीक है। सारी की सारी वीडियो के मतलब डिटेल में भी लेक्चर करवा रखे हैं अपन ने, वो सारे के सारे जो है आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज की जो फिजिक्स जो है इसको अपन यहीं पर ख़त्म करेंगे, ठीक है, कंप्लीट करेंगे।
एक क्लास और लेके आऊँगा फिजिक्स की मैं। वैसे तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया है, एक क्लास लेके आऊँगा भाई मैं सारा का सारा जो आपका क्या नाम है न्यूमेरिकल पोर्शन, इंपॉर्टेंट लॉज जितने भी लॉ अपने हैं वो, और आपके जितने भी इक्वेशंस हैं, ठीक है, उनकी भी एक मैराथन लेके आएंगे, सारा का सारा करेंगे न्यूमेरिकल वाला भी, ठीक है। बायोलॉजी की मैराथन बची है, बायोलॉजी की सारी मैराथन लगभग 3 मैराथन आपकी बायोलॉजी की आएंगी, जिसमें पूरी की पूरी मतलब बायोलॉजी को जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं भी हमारी अगली वीडियो के साथ। और भी जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। और भी अच्छी लगती है भी कमेंट भी करें भी क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।